हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक, जो कि हमारे थियोरेटिकल मीन्स कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, साथ साथ ये थी जो प्रैक्टिकल है हमारा उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस यही चैप्टर है जिसमें हम लोग कैनुला कैसे लगाते हैं, उसके पार्ट्स क्या होता है, ये इन्फ्यूजन सेट क्या है, ये इंजेक्शन कैसे देते हैं, IV IM क्या इम्पॉर्टेंट होगा, सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगी। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पढ़ाऊँगी। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें ये भी बताऊँगी कि कैसे आपको प्रैक्टिकल एक तो हॉस्पिटल में करना है, ऊपर से कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी में पूछेगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ये 20 आवर का अकॉर्डिंग टू INC हमें 20 आवर में कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने बहुत ही इसके लिए मेरा 10 डेज का इसमें वर्किंग होगा और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। बस ये इतना ओवरव्यू इसलिए था कि अगर आप इतना देर मेरे वीडियो में रुकेंगे तो क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे जैसा टॉपिक आएगा हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि ये इंट्रोडक्शन बताइए मेडिकेशन का एंड डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल सा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन कॉमन बट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर। हम लोग सब जानते हैं कि घर में भी हम लोग ये मेडिसिन लिए हैं, मम्मा भी हम लोगों को दे देती थी। लेकिन अभी जो हम लोग हॉस्पिटल में जब ये क्लिनिकल सेक्टर में आए हैं, क्लिनिकल फील्ड में आए हैं, तो हमें हर एक चीज़ों को ध्यान रख के कैसे मेडिसिन को देना है या फिर कैसे इंजेक्शन इंसर्ट करना है पेशेंट को, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो ये तो था कि कॉमन है बट इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी मेडिकेशन या फिर ड्रग एक ऐसी सब्सटेंस या प्रोडक्ट होता है जिसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि मॉडिफाई और एक्सप्लोर कर सके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे बॉडी कैसे काम कर रही है। जैसे वैक्सीन के थ्रू हम लोग उसे अच्छे से और बूस्ट करवाते हैं इम्यूनाइजेशन करके, या फिर अगर वो डिटोरिएट हो गया है, प्रॉब्लम उसमें आ गई, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो पैथोलॉजिकल स्टेट कोई भी डिजीज कंडीशन हो गया हो, उन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। जो मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे रेसिपिएंट होंगे, तो उनको इस तरह से बेनिफिट ये मेडिकेशन या फिर ड्रग से मिलता है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसे सब्सटेंस जिसको फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इससे जो पेशेंट होते हैं उनको बेनिफिट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमेशा, चाहे आप इंजेक्शन दे, ड्रग दे, आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम लोग नर्सिंग फील्ड में हैं, हमें ही पेशेंट के साथ रहना होता है हमेशा, और मेडिकेशन की वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती है, पेशेंट की इस कंडीशन में जान भी जाती है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो क्या क्या रूल्स आपको ध्यान रखना होगा? रीड द प्रिस्क्रिप्शन एंड बी श्योर मेडिसिन गोज राइट पेशेंट। सबसे पहला है कि जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं वो जिनको देना है उसी को देना होगा, राइट पेशेंट होना चाहिए। एक्यूरेसी विद द लेवल स्पेशली वेयर द ड्रग नोट ओरिजिनल कंटेनर। हमें ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे जैसे कि कोई पैरासीटामोल हमें मेडिसिन देना है तो वो सच में पैरासीटामोल ही है या फिर कोई और है। लुक द एक्सपायरी डेट भी हमें देखना है। कलर कंसिस्टेंसी हमेशा ड्रग्स का देखते रहना है। तो हमारे पास ड्रग्स है तो इसका हम लोग देखेंगे कि अगर एमॉक्सिसिलिन है तो सही में ये मेडिकेशन है या फिर नहीं। इसकी कलर कंसिस्टेंसी देखेंगे। अगर ये एक्सपायरी डेट है, इसका एक्सपायरी डेट अगर हुआ तो सीधा हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट है कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ड्रग गिवन डोजेज रूट डाटा पेशेंट। हमेशा हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी होता है ताकि हम लीगली भी बच सके और कोई एरर ना आए। कोई भी अगर हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है तो उन सारी चीज़ों से बच सके, तो हमें हमेशा डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है। वैसे हम लोग आगे देखेंगे 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्रग का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं।
तो ड्रग नोमेनक्लेचर के लिए 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। ड्रग का एक केमिकल नेम होता है, एक जेनरिक नेम, जो कि जेनरिक नेम ये है कि हम वर्ल्ड वाइड में वही चीज़ें सेम उसका नाम रहेगा, और एक जो बनाया उसका नेम पड़ जाता है। तो एक मेडिकेशन का 3 नाम हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है जेनरिक नेम, जो कि सबको यूज कर रहा है। जैसे कि एक पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का एक तो जिन चीज़ों से बना है उसके वजह से केमिकल नेम पड़ जाता है, और जेनरिक नेम कि पैरासीटामोल ही पूरा वर्ल्ड वाइड में उसको बोला जाएगा, और एक ब्रांड नेम, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के कंपनी होते हैं, तो वो जैसे बनाते हैं केमिकल चीज़ें वही यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि वो बना रहे हैं तो अपना ब्रांड नेम या फिर ट्रेड नेम दे देते हैं। तो वही है केमिकल नेम, क्या है कि रिफ्लेक्ट द केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो यूज हुआ है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ये जेनरिक नेम क्या है? ओरिजिनल नेम ड्रग गिवन व्हेन द ड्रग कंपनी अप्लाई फॉर द अप्रूवल प्रोसेस। कोई भी कंपनी बनाती है, जैसे कि हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स अगर है, तो हम लोग बीएससी नर्सिंग करें, हमेशा कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, चेक होती है कि सारी चीज़ें यहाँ पे है कि नहीं है। उसी तरह से ड्रग्स भी अगर बनता है तो इसको अप्रूवल चाहिए होता है। तो जब अप्रूवल मिलती है, जो कि WHO ये सब सारी चीज़ें, अमेरिकन एसोसिएशन ये सब देती है, तो वो ड्रग को चेक करती है कि सही में सारा कंपोजिशन है कि नहीं, और उस तरह से हाँ ये PCM है, पैरासीटामोल इसका नाम पड़ गया। ट्रेड नेम जो इस कंपनी डेवलप किया, जो इसको बेच रहा है, उसका नेम पड़ जाता है। तो एक सिंपल सा जो सब कोई जानते हैं, पैरासीटामोल का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका जो केमिकल इसमें कंपोजिशन होता है उसके बेसिस पे जो नाम होता है N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड, ये इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, जो इस बेसिस पे इसका नाम होता है। अगर हम लोग इसका जेनरिक नेम देखें तो इसका पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड यही यूज होता है। और आप डोलो सुने होंगे, जो कि पैरासीटामोल ही है, तो ये अलग नहीं है, ये कंपनी इसको बनाई है, जो कि बहुत फेमस है, तो उसी को डोलो बोलते हैं, कालपोल बोलते हैं, क्रूशिन बोलते हैं, पानाडोल बोलते हैं। तो ये इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, हमें जेनरिक नेम याद रखना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या है? ये जो है मतलब ड्रग जब हम लोग दे रहे हैं तो बॉडी में क्या क्या इफेक्ट उसकी शो हो सकती है। तो एक तो थेराप्यूटिक इफेक्ट, मीन्स कि जिस पर्पज़ से आप दे रहे हैं वो पर्पज़ पूरा हो, ट्रीटमेंट पर्पज़। लोकल इफेक्ट, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं। एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, बॉडी सिस्टम इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट में कि मतलब आप क्यों मेडिसिन देते हैं, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर कोई डायग्नोज करना हो डिजीज़ को, तब भी हम लोग मेडिसिन देते हैं। जैसे कि बेरियम एनीमा में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, वहाँ पे आपको बताई थी, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सो बेरियम क्यों दिया जाता है? ताकि एक्सरे में वो बेरियम चमकता है तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होती है। तो एक तो डायग्नोसिस पर्पस से, और नेक्स्ट आता है कि किसी डिजीज़ को क्यूर करने के लिए, जो कि नॉर्मली हम लोगों को अगर बुखार है तो हम लोग पैरासीटामोल ले रहे हैं, एक तरह के सिम्टम्स ये सब जो है उसको ख़त्म करने के लिए, अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। वैक्सीन प्रिवेंट करने के लिए देखें तो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जैसे BCG सबका वैक्सीन लगता है। तो इस तरह से हम लोग ये थेराप्यूटिक इफेक्ट, जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा इफेक्ट आ रहा है। कुछ लोकल इफेक्ट, जैसे कि टॉपिकली जो स्किन पे अप्लाई करते हैं ऑइंटमेंट, जैसे कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे अप्लाई किया और वो ठीक किया, तो ये एक तरह का लोकल इफेक्ट है, उसी एरिया पे जाके किया। अच्छे से हम लोग और डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक इफेक्ट, जब भी हाई लेवल में कोई मेडिसिन को हम लोग दे दे, 500 mg देना था PCM और हम लोग 1000 या फिर 2000 ऐसे करके दे दे, तो टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। या फिर एडवर्स इफेक्ट, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए था, हम लोगों को ठीक करना था अपना बुखार, और उसके वजह से और सारी चीज़ें हमारे बॉडी में रिएक्शन ये सब होने लगी, तो वो एक तरह का टॉक्सिक इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है बॉडी सिस्टम इफेक्ट, कि हर एक मेडिसिन का जब आप फार्माकोलॉजी पढ़िएगा, देखिए यही एक ऐसा चैप्टर है जो कि फार्माकोलॉजी का 50 से मतलब 60% आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करवा देगा। कैसे? वहाँ पे बेसिकली जो रूट होता है, क्या इंट्रावेनस इंट्राडर्मल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ ही पढ़ लोगे, वहाँ आपको मेडिसिन पढ़ना होगा। वैसे भी हम लोग BSc नर्सिंग में हैं, हम लोगों को उतना भी मेडिसिन के बारे में नहीं जानना होता है, बेसिकली हमें यही सारी चीज़ें जानना होता है, क्योंकि मेडिकेशन जो है हमेशा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और हम लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे उसे देना है, जो कि आप नर्सिंग फाउंडेशन वाला टॉपिक से ही क्लियर कर लीजिएगा। सो आप बहुत अच्छे से इसका सारा चीज़ नोट्स सब बना के रखिएगा। वैसे मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैम दीदी कब आप कहाँ इसका नोट्स मिलेगा, तो ये
ये डाउट मैं लास्ट तक आपका क्लियर कर दूँगी कि आखिर नोट्स मिलेगा आपको कहाँ। अच्छे से ये सब इस चैप्टर का तो एटलीस्ट आप बना के रखिएगा, हर एक प्रोसीजर ध्यान में रखिएगा। तो ये बॉडी सिस्टम इफ़ेक्ट क्या होता है कि स्पेसिफिक बॉडी पे कई कई ड्रग्स का जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ड्रग्स से इफ़ेक्ट क्या आ सकता है, एरिथमिया हो सकता है, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकता है, हाइपोटेंशन कोई ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, किसी ड्रग का ही इफ़ेक्ट होता है कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं। नर्वस सिस्टम में बेसिक क्या साइड इफ़ेक्ट आता है, तो एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सीजर देखने को मिल सकता है, हेडेक, इंसोम्निया, नींद ना आना, डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलती है। किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट आता है। नॉर्मली भी आप फील किए होंगे, कभी कभी आप मेडिसिन लेते हो तो आपको अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, तो वो नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स का इफ़ेक्ट शो होता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे। ये नॉर्मल सा है, नोजिया, वॉमिटिंग करवाएगा, डायरिया करवाएगा, कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। और ये कोई भी, जैसे कि पेसीएम भी आप लेते हो तो नोजिया वॉमिटिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे ये जो जीआई ट्रैक के जो म्यूकोसा है उसको ये मेडिसिन इरिटेट करता है। ये नॉर्मली हम लोग जो चीज़ें रोटी चावल खा रहे हैं उससे हट के कोई अलग केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी में डालते हैं तो हमारा जीआई अपसेट होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन। तो इसको मैं बहुत अच्छे से इससे पहले वाले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि सॉलिड फॉर्म में क्या क्या पाउडर, टैबलेट, पिल्स, ये सब क्या होते हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से दिखाई हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वो फार्माकोलॉजी में भी बहुत काम आने वाला है। क्या सस्पेंशन होता है, इमल्सन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कैसे इन्हेलेशन डिवाइस के थ्रू लेते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स जो कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और इन्हेलेशन के फॉर्म में कैसे हमारे बॉडी में जाती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पर्पस क्या है ड्रग्स का। तो पर्पस अगर देखें तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो हेल्थ को प्रमोट करता है। इसके बाद हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर कोई ये एबनॉर्मलिटी आ गई है तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने का काम करता है। डायग्नोसिस, जैसे कि हम लोग देखें कि बेरियम जो एनीमा था, डायग्नोसिस पर्पस में भी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैलिएटिव इफेक्ट। पैलिएटिव इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि कैंसर अगर किसी को 4th स्टेज का हो जाए तो अब ये मतलब हो गया है कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम लोग फिर भी उनको मेडिकेशन देते हैं, उनके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है ताकि उनका पीसफुल डेथ हो। तो वो पैलिएटिव केयर उसको बोला जाता है, और वो मेडिकेशन जो यूज़ किया जा रहा है वो पैलिएटिव इफेक्ट दिखाता है। इसके बाद है सप्लाई सब्सटेंस, जो कि डिफिशिएंट, जैसे कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए, फिर विटामिन्स कम हो जाए, तो हम लोग उसको देते हैं डिफिशिएंट को पूरा करने के लिए। इसके बाद डिजीज प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीन जो लेते हैं। तो ये सारी पर्पसेस हैं। लास्ट हमारा इस पॉइंट का पॉइंट आता है फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन। हम लोग देख लिए, पर्पस देख लिए, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो ये भी आप पढ़ोगे ये फार्माकोलॉजी में। अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी वहाँ भी, जैसे हमारा टॉपिक आएगा। तो फार्माकोकाइनेमिक और डायनेमिक में अभी आप सिंपल सा इतना ध्यान रखिए कि फार्माकोकाइनेटिक जब भी आए तो व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ड्रग्स गए, बॉडी क्या करेगी ड्रग्स के साथ। तो सिंपल सा, जब भी हम लोग खाना भी लेते हैं तो क्या करता है बॉडी, मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो एब्जॉर्प्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मेटाबॉलिज्म करके, और एक्सक्रीशन कर देता है। तो ड्रग्स भी गया हमारे बॉडी में तो वो उसको खाना ही समझ रहा है, और उसका इफेक्ट इसी तरह से होगा जैसे कि हमारे बॉडी में कोई वाइटमिन से सब ले रहे थे तो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो चीज़ें आप एक वहाँ पे पढ़े होंगे न्यूट्रिशन में, वही चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग के लिए यूज होगा। इसको एडीएमई मेथड प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ड्रग्स गया तो एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स कि जहाँ उस ब्लड को जाने से, जैसे हार्ट में जाना तो हार्ट में जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग्स का टूटेगी तभी इफेक्ट आएगा, और इसके बाद एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो ये था फार्माकोकाइनेटिक कि कैसे ड्रग का क्या मूवमेंट हुआ हमारे बॉडी में। अब है फार्माकोडायनेमिक, मतलब कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। याद रखिएगा, डी यानी ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बॉडी में जाए, किसी एंजाइम से या फिर रिसेप्टर से बाइंड करे, और जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो शो करे। आप किसी के घर में जाइएगा तो जो अपना काम है वही कीजिएगा। अब आपके दोस्त
से आप दोस्त को मतलब दोस्त के घर गए, दोस्त के साथ जानते तो उसके साथ बैठिएगा। उसके बाद जो भी आपका काम है, जैसे कंप्यूटर पे काम है, कंप्यूटर निकाल के आप काम कीजिएगा और चले आइएगा। तो उसी तरह से ड्रग भी हमारे घर में, हमारे बॉडी में आए तो सबसे पहले बाइंड करेगा कोई भी एंजाइम से, रिसेप्टर से, ताकि जहाँ जाना है वहाँ तक जाए और वहाँ पे जाके आपका अपना रिस्पॉन्स वो कर देगा। इसके बाद और ये जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करता है कि डोज कितना है। डोज ज़्यादा हो तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, डोज कम हो तो कम इफेक्ट रहेगा। सिंपल सा था, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। बहुत अच्छे से हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू यही आप पूरा समझ के समझिएगा। अगर पूरा लॉन्ग भी पढ़ते तो वहाँ पे पढ़िए कौन से एंजाइम से कैसे बाइंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेडिकेशन एक्शन, मतलब ड्रग्स के एक्शन को कौन कौन से फैक्टर है जो कि ऊपर नीचे कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा एक बात, मैं आपको सिलेबस वाइज क्यों पढ़ाती हूँ, और कई लोग हमसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि दीदी या फिर मैम क्या इतना ये यूनिवर्सिटी के लिए इनफ है। तो मैं आपको इतना कह के विश्वास दिला सकती हूँ कि इनफ है कि नहीं। हमारा राइट्स है, हम बीएससी नर्सिंग में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप हो, कि अगर हम ये सिलेबस पूरे इंडिया के लिए है, हमारे सिलेबस से अगर कोई भी चीज़ें अल्टर आती है, मतलब हमारे सिलेबस में ना हो और वो चीज़ें अगर दे दे, तो हम लोग केस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे, और उसका मार्क्स हमें बनाए या ना बनाए उस चीज़ों का मिल जाती है। तो सोचिए ऐसा यूनिवर्सिटी तो करेगा नहीं कि सिलेबस से आपका अलग दे, और अगर अलग देता है तो उसका मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। उसके लिए केस ये सब करना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि जो पढ़े हमको वही दीजिए। तो आप सिलेबस आपका जब कंप्लीट रहेगा, ऊपर से मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फिर यूनिवर्सिटी के लिए ये इनफ कैसे नहीं होगा। आपको ट्रस्ट करना होगा, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें अगर मिल रही है, बस आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और बिंदास एग्ज़ाम दीजिएगा। और इससे पहले अगर आप नहीं वीडियो देखें नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड जो भी यूनिट 8 तक है नहीं देखे, तो प्लीज़ अपना सिलेबस पे अपना कमांड रखिए, देखिए। कोई आपको टाइम उतना देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अगर आप समझ पाते हो तो 2 के स्पीड में वीडियो देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देख के अपना सिलेबस कंप्लीट रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट लिखने से पहले आप मेडिकेशन जो फर्स्ट में मैं डेफिनेशन बताई वो एग्ज़ाम में लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप सर्कल या क्लाउड में सारे पॉइंट को शो करके तब आपको डिफाइन करना है। सबसे पहला फैक्टर जो है एज, जो कि मेडिकेशन एक्शन को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? द बॉडी वेरी यंग और वेरी ओल्ड जो पेशेंट है डोंट फंक्शन एग्जैक्टली एवरेज एडल्ट। जैसे हम लोगों का बॉडी अभी ड्रग्स के प्रति इफेक्ट शो करेगा, उस तरह से चिल्ड्रेन या फिर एक ओल्ड पर्सन का नहीं करता। स्मॉलर डोज जो है डिफरेंट ड्रग में बी रिक्वायर्ड व्हेन ट्रीटिंग द वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग। बहुत छोटा बच्चा हो तो उनके लिए कम ड्रग्स यूज़ करते हैं, बहुत ही एडल्ट हो उनके ऊपर डोजेस काम नहीं करते तो कभी कभी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से वेरिएशन आएगी, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रख सकता है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह से उनका बॉडी बन चुका है। साइज के बेसिस पे, जैसे कि एवरेज डोज जितना चाहिए, मतलब कि जैसा होता है कि पीसीएम हमें 500 mg लेना है, तो अगर हम लोग एक ओबेस पर्सन को या फिर बहुत थीन पर्सन को उतना ही दे देंगे, तो जैसा हमें चाहिए वैसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो हालांकि ये डॉक्टर सोचते हैं कि हमें ओबेस पर्सन को कैसे डोज बढ़ाना होगा, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्टर जो है मेडिकेशन के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको डिजायर जो आपको चाहिए उसका इफेक्ट वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट 6 आता है, तो डिफरेंट एक्शन कैन मेन एंड वोमेन, क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे कि या फिर जनरली होता भी यही है कि मेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और या फिर हार्मोनल डिफरेंसेस भी इनमें पाई जाती है, जिसके वजह से ड्रग के ऊपर मतलब ये रहता है कि कौन सी मेडिकेशन मेल के लिए ज़्यादा या कम चाहिए या फिर फीमेल के लिए कम या ज़्यादा चाहिए। और इसका रीज़न यही है कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अलग होता है या फिर हार्मोनल डिफरेंसेस अलग होती है, इसीलिए ड्रग का भी इफेक्ट अलग अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर। तो कुछ ऐसे आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे कि जो कि आप ड्रग्स दिए और उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, रिएक्शन उनके बॉडी में, एलर्जी देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें जैसे कि एक बहुत ही मतलब कॉमन ये ड्रग है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पैरासीटामोल है। कई बार आप अगल बगल में भी देखे होंगे कि उनके
जो मम्मी पापा थे उनको प्रॉब्लम था कि उनको लेते थे तो उनको उस चीज़ को लेते थे तो एलर्जी होता था, तो उनके बच्चे में भी होगा क्योंकि उनके वो जीन से ही लिंक्ड है। तो इस तरह से जब हम लोग मेडिकेशन देते हैं तो हम लोगों को हिस्ट्री भी लेना होता है पेशेंट का कि आपके फैमिली में ये ड्रग चलता था, जैसे हाइपरटेंशन का ड्रग है तो ये चलता था और उनको इसके वजह से कोई रिएक्शन देखने को मिली थी। तो इस तरह से हम पहले पता करते हैं तब देते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है ड्रग एक्शन को। डिजीज कंडीशन जैसे कि लीवर या फिर किडनी का डिजीज हो तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। इसके बाद इमोशनल कंडीशन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव स्टेट हो या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे एंगर, फियर, तो ये भी ड्रग के एक्शन को अलग कर सकता है। या फिर एक इमोशन का ये एक सिंपल सा एग्जांपल कि कई पर्सन जो होते हैं उनका ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैं अब ठीक हो ही नहीं सकता, तो उनको चाहे आप कितना भी ड्रग दीजिए क्योंकि उन्होंने माइंड सेट ऐसा कर लिया कि वो ठीक नहीं हो सकते। जिनका पॉजिटिव होता है वो इमोशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे बॉडी में भी हीलिंग पावर पाई जाती है जो कि काम करता है। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वेरी करता है कि कैसा रूट है, जैसे कि वेन में देते हैं तो ज़्यादा जल्दी ये एब्जॉर्ब होकर एक्शन शो करता है, तो इस तरह से एक्शन अफेक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि आप कार्सिनोजन टोबैको के साथ अगर जैसे कि ड्रग्स लिए और इसके बाद ये सारी चीज़ों के अफेक्ट में आ रहे हैं तो वो ड्रग का एक्शन अल्टर हो सकता है। जैसे कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर कोई वुमेन लेती है और वो स्मोकिंग कर ले तो वो उसके बाद प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि ड्रग का अफेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी अफेक्ट अलग हो सकता है। मोस्ट ड्रग कैन क्रॉस प्लासेंटा। कई मेडिसिन होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं देना होता है क्योंकि फिटस को वो अल्टर करते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ड्रग एक्शन वेरी कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन, इसके बाद क्लाउड बना के सारे पॉइंट को शो करके और डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि हम लोग जब एब्रिब्रिएशन देखेंगे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी तब हम लोग इसके साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये क्या होता है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखने होते हैं ताकि आप जब ड्रग कैलकुलेशन करो तो ये चीज़ें ध्यान में आती, मतलब काम आती है। जैसे कि ये नॉर्मल चीज़ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 kg में 100 ग्राम होता है, तो कई बार आपको अगर वो ग्राम में दिया हो तो केजी में कन्वर्ट करना होगा या फिर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसीलिए पैरामीटर ध्यान रखने होते हैं। 1 ग्राम में 100 mg होता है, 1 mg में 100 म्यूग्राम होता है, म्यूजी होता है। इसके बाद 1 पाउंड में आप हमेशा केक लेते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, या फिर कितने लोगों को पता भी होगा। पहले भी मैं इस चीज़ को पढ़ा चुकी हूँ ड्रग कैलकुलेशन में, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 480 ग्राम। इसके बाद अगर 1 kg में देखें तो कितना पाउंड होगा, 4 से 2 करके इस तरह से 2.2 पाउंड आता है। मतलब अगर 1 kg का आपको केक चाहिए तो वो 2.2 पाउंड का होता है। इसी तरह से मेडिसिन में भी यूज होता है, या फिर आपको बताया जाता है कि एक 16.1 पाउंड का एक बेबी है तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करके और सारी चीज़ों को फिर ड्रग कैलकुलेशन करना होता है। तो ये पैरामीटर्स आपको आने चाहिए। 1 लीटर में जो है वो सबको पता है 1000 ml होता है। एक 1 पिंट आता है, पिंट में जो है वो 500 ml। और ये सारी चीज़ें अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे काम करोगे, अभी तो मे भी आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड मिलेगा, लेकिन अगर आप काम करते हो तो ये सारी चीज़ें कॉमन देखने को मिलेगी जो आपको आना चाहिए। 1 पिंट में जो है वो 500 ml होता है। 1 टी स्पून, आपको एक डॉक्टर बोले कि 1 टी स्पून ये पाउडर ORS देना है, मीन्स कि आपको 5 ml उसका ध्यान रखना। जैसे कि बोले कि ये सिरप जो है आपको 1 टी स्पून देना है, मीन्स कि 5 ml देना है। टेबल स्पून बड़ा होता है, मीन्स कि 15 ml। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी रहा है तो ये पूछ देगा कि 1 पाउंड में कितने जो है वो ग्राम्स होते हैं, फिर LBS होता है। अब उस पैरामीटर्स को देखने के बाद हमें मेडिकेशन डोज कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है। तो देखिए ड्रग कैलकुलेशन का एक बहुत ही यूनिवर्सल फार्मूला पढ़ेंगे, और जो इन्फ्यूजन के लिए था वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट जब पढ़े, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर बैलेंस, तो उसी में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें टैबलेट को लेकर या फिर सिरप को लेकर जो एक यूनिवर्सल फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। तो ड्रग डोजेज कैलकुलेशन जो है रिक्वायर्ड जब हमें अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर करते हैं डॉक्टर, उसी को हम लोग डिजायर डोज बोलते हैं, कि मीन्स कि हमें इतना पेशेंट को देना है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अवेलेबल ऑन हैंड। मतलब कि आपके पास पैरासिटामोल का ये
1500 mg का एक टैबलेट है, लेकिन 250 mg ही आपको देना है, तो आप किस तरह से इसको फार्मूला से निकालते हो? तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि अमाउंट डिजायर मीन्स कि कितना डॉक्टर जो है वो ऑर्डर किए, इसके बाद अमाउंट ऑफ हैंड, इसको डी बोलते हैं, एच बोलते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी, इट्स माय मिस्टेक, कभी कभी हो जाता है। सो इस तरह से ध्यान रखना है। क्वांटिटी कैसे करते, एक बार हम लोग एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ लेंगे। इसमें एक चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जब भी मेडिकेशन आपको गिवन दिया हो, तो फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन में बताई थी कि टैबलेट क्या होता है, कि इसमें कोई भी पाउडर फॉर्म में कितना mg है एक टैबलेट में कंप्रेस कर दिया जाता है। तो ये टैबलेट को लेकर क्वांटिटी 1 ध्यान में रखते हैं। व्हेन द मेडिकेशन इज गिवन टैबलेट क्वांटिटी 1 लिया जाता है, सिंस अमाउंट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल स्पेसिफाइड पर टैबलेट, क्योंकि हम जैसे कि 500 mg का एक टैबलेट पैरासीटामोल का, तो उसमें 500 mg जो है वो कंप्रेस्ड कर दिया एक टैबलेट में, तो उस टाइम पे हम लोग 1 क्वांटिटी मानते हैं। तो ये एग्जांपल अगर देखें तो टोपिरॉल एक्सेल, ये एक तरह का टेपरल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, हाइपरटेंशन में इसे यूज किया जाता है। ये जो है हमें डॉक्टर ऑर्डर किए कि 50 mg पर ओरल देना है, तो अवेलेबल जो है वो 100 mg पर टैबलेट, मतलब कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कि जो टेप्रोलॉल का जो मेडिसिन है वो एक टैबलेट में जो है वो 100 mg है और आपको देना है सिर्फ 50 mg। तो हाउ टैबलेट वुड बी नर्स एडमिनिस्टर, आप कितना एडमिनिस्टर करोगे? तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसा करो कि अमाउंट ऑफ डिजायर हमें कितना चाहिए, तो डी बराबर हमें दिया है 50 mg। डिजायर मीन्स कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए देना है हमें, हमारे पास अवेलेबल कितना है हैंड में, ये हमारे पास अवेलेबल है 100 mg। और मैं बताई टैबलेट के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे पर टैबलेट दिया है, कभी कभी 2 टैबलेट भी दिया हो तो आपको ये जो Q है क्वांटिटी वो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 रखना है, नहीं तो 1 रखिएगा, 1 रख लिए। अब फॉर्मूला लगा लीजिए 50/100 अमाउंट डिजायर और इसके बाद अमाउंट ऑफ हैंड, और ये क्वांटिटी कितना है 1 टैबलेट में इतना था, तो आप कितना दीजिएगा? हाफ टैबलेट आपको देना होगा, से कटेगा और हाफ टैबलेट आप दीजिएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा है जो कि कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ये फार्मूला लगा लीजिएगा, इससे कई बार नॉर्सेट में भी आता है क्वेश्चन, बेसिक है पर आता है, ध्यान आप रखिएगा। अब एक लिक्विड को लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि वाई जो हमारा आंसर आया कि मीन्स कि 0.5 टैबलेट देना है। अब कई बार सिरप कैसे इस फॉर्मूला से देना होता है, लिक्विड कैसे, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि डिलाटिन जो है 150 हमारे पास, ये मेडिसिन का नाम है, ऐसा ही फॉर्म में आता है, ये मेडिसिन का नेम है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि एक तरह का एंटी सीजर ड्रग है, अवेलेबल एज अ 125 mg पर ml। ये आपके पास है, जो मेडिसिन है उसमें मतलब बोला गया है कि 125 mg पर ml, 5 ml में इसको मिलाना है। अब जो डिलाटिन है वो आपको डिलाटिन 125 पे ड्रग का ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो इसको जो है वो 250 mg देना है पर ओरल। ऑर्डर हाउ मच शुड बी यूज ऑफ द पेशेंट, अब कैसे आप दीजिएगा? तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि कितना हमें डिजायर डोज, कितना ऑर्डर किया गया है, तो 250 mg। इसके बाद हमें देखना है कितना हमारे पास अवेलेबल है, तो 125 कितना, और ये जो है वो क्वांटिटी दिया हुआ है, तो Q बराबर हमारे पास आ गया 5 ml। अब आप कैसे इसे निकालिएगा? डिजायर डोज और कितना हमारे पास हैंड में है और क्वांटिटी, तो 250 और ये 125 इक्वालिटी था 5, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, कितना भी मतलब वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो कैसे आप निकालिएगा? ये 2 से काटिए, मीन्स की 10 ml जो सिरप है वो आपको देना है डिलाटिन 125 का। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? बस आप कुछ नहीं, देखिए क्या आपके पास ऑर्डर किए, हैंड में क्या है, ये जो है वो क्वांटिटी है और ये जो है वो हमारे पास अवेलेबल है हैंड में। तो और ये फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा।
अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग आते हैं। तो एमएससी जो 2018 में था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एमएससी के एग्ज़ाम में। जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो एमएससी का जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अ फ्लूइड टू बी रिसीव्ड डेक्सामेथासोन इंट्रावेनसली, ऑर्डर डोजेज जो है उस 7.6 mg, द ड्रग कंसंट्रेशन द वाइल 4 mg पर ml, विच ऑफ द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ फूड नर्स एडमिनिस्टर। हमें देखना है कितना ऑर्डर किया गया है। ऑर्डर किया हुआ जो ड्रग है 7.6 mg है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, लेकिन हमें सॉल्यूशन पर नहीं ध्यान देना, हमें क्या चीज़ें है। तो ये डिजायर हमें मिल गया। हैंड में हमारे पास कितना है कंसंट्रेशन जो वाइल में अवेलेबल है आपके पास 4 mg, और इसके बाद ये हमें क्वांटिटी दिया हुआ है तो क्वांटिटी हम लिख लेंगे 1 ml। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए कि कैसे आप एडमिनिस्टर कीजिएगा। तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप 7.6/5 1 ml। इसका आंसर आप करेंगे तो ये 1 से कटेगा और फिर 9 से 1.9 ml। और इतना सिंपल क्वेश्चन, ये अगर आपको आता है फार्मूला तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हो सकता है आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ये मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, जो पैरामीटर्स देखें, और ड्रग कैलकुलेशन क्या होता है। तो ये सिंपल सा इन्वर्सर फार्मूला आपको मैं बताई। एक ड्रॉप फैक्टर करके भी निकालना होता है, जो कि मैं आपको मेडिकेशन जो फ्लूइड वाला था उसमें बता चुकी थी। फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका एक सेपरेट क्लास लूँगी। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस चाहिए होता है। हम लोग अगर 10 से 20 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आपके पास कोई भी टारगेट है या फिर एनक्लेक्स है, तो ये फार्मूला के आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। और जैसे ही 1-2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपसे चीज़ें खुद बनने लग जाएगी। एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपके नॉलेज जो हॉस्पिटल वाले एरिया में जाओगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा 1 शॉट है। आपको कुछ भी ना ध्यान रखें तो कितना हमें ऑर्डर मिला है, और मतलब कि डिजायर, और कितना हैंड, और इसके बाद क्वांटिटी देख लीजिए। बस ये फार्मूला आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन का है क्या क्या। ये भी एग्ज़ाम में आता है तो आपको अच्छे से देखना होगा। बस ये 10 राइट को आप रट्टा मार लीजिएगा, जब कुछ भी कीजिए, लेकिन बस याद रखना चाहिए, इसके का कंटेंट आप खुद से लिख लीजिएगा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पहले आता है जो ये फर्स्ट राइट है, कि सबसे पहले जब भी आप ड्रग्स देने जाते हो तो वो ड्रग सही होना चाहिए। मीन्स कि अगर हमें एमॉक्सिसिलिन डॉक्टर बोले हैं तो एक बार आप ड्रग को चेक करोगे कि हाँ ये एमॉक्सिसिलिन ही है। तो फर्स्ट राइट, बिकॉज लुक अलाइक, कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एक ही जैसे नाम के या फिर साउंड के आते हैं, तो इसीलिए सही ड्रग होना ज़रूरी है। आपको देना है कोई मेडिसिन जो कि उनका नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, और आप दे दोगे उसे हार्ट का, तो प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी। इसीलिए सबसे पहला काम है कि राइट ड्रग होना चाहिए, इसके बाद राइट रूट होना चाहिए, आईवी देना है कि आईएम देना है। नेक्स्ट राइट टाइम होना चाहिए, मीन्स कि कितने बार कितने फ्रीक्वेंसी में देना है, आप कब लास्ट टाइम दिए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट डोज, मीन्स कि 500 देना है या फिर 1000 mg देना है, कितना देना है ये पता होना चाहिए। जिसको 500 mg देना है, अगर उनको आप 1000 mg अगर दे दोगे, या फिर 1000 ना दे के 100 दोगे, तो या तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी या फिर ड्रग देने का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये राइट डोज आपको पता होना चाहिए, और ये नर्सेस का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप पेशेंट के साथ रहते हो और आप ड्रग्स को देते हो, डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करके चल जाते हैं। तो सही चीज़ें आपको करनी है, सही प्रैक्टिस, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है राइट पेशेंट, मीन्स कि आपको राइट पेशेंट, एक ही नाम के बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे तो हमेशा वेरीफाई करते रहना है। आप देखें यहाँ पे फाइल में कि हाँ मैं इसी पेशेंट को देने जा रहा हूँ, फिर उससे नाम पूछिए वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आप मिस्टर श्याम ही है ना। तो इस तरह से वेरीफाई करना है ताकि पेशेंट गलत ना हो। राइट असेसमेंट, मीन्स की हिस्ट्री एलर्जी, पहले भी हम लोग देखे कि कई लोगों को पीसीएम से उनके मम्मी पापा को ही प्रॉब्लम था, उनके जीन में ही ऐसी कोई प्रॉब्लम की एलर्जी होती है, तो आप उनको नहीं दीजिएगा, इसीलिए हिस्ट्री भी हमें लेना होता है। नेक्स्ट आता है राइट इवोल्यूशन, मीन्स कि आप मेडिसिन दे दिए तो उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सही चीज़ें हो रही है कि नहीं, इसीलिए आपको देखते इवोल्यूशन भी करते रहना है, ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड होती है। डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट आता है, तो राइट टाइम और रिमार्क चार्ट करेक्टली,
मीन्स कि जब भी आप ड्रग देते हो तो लीगली बचने के लिए या फिर डॉक्टर आके देखते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी नर्स का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है ताकि उनके रिलेटिव भी देखें अगर उनके साथ होता है तो कि आप सही चीज़ें दिए थे कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट ही लीगल आपके पास है जो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद राइट एजुकेशन, मीन्स कि आपको ड्रग देने से पहले उस क्यों दे रहे हैं, इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, पेशेंट को बताइएगा कि हाँ आपको ठीक होने के लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको साइड इफेक्ट भी बताना है कि जैसे कि मैं आपको पीसीएम दे रहा हूँ तो हो सकता है आपको नौजिया वोमिटिंग हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी है। और राइट टू रिफ्यूज, एक पेशेंट का हक है हमेशा उससे मतलब अगर वो बोल दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, मीन्स कि आपको नहीं देना, वो मेडिसिन आपको नहीं देना होगा, डॉक्टर बोले हैं फिर भी, क्योंकि उसके पास वो अपना अधिकार है। तो गिव इनफ ऑटोनॉमी टू रिफ्यूज मेडिकेशन की अगर मना करता है तो ठीक है, आपको नहीं देना है। बेसिक जो चीज़ें हैं, आपको कोई भी ड्रग देते हो तो DRT और DP आप याद रख लीजिएगा कि सही ड्रग होना चाहिए, सही रूट होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, सही डोज होना चाहिए, सही पेशेंट होना चाहिए। इसके बाद असेसमेंट, इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, रिफ्यूज इसके बाद आता है। तो ये 10 राइट आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे गलत प्रैक्टिसेस होने से बचती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एरर इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है हॉस्पिटल एरिया में। इसकी वजह से पेशेंट का जो हेल्थ केयर वाले फैकल्टी होते हैं उनसे विश्वास इसके कारण से उठता है, लोगों की जान जाती है। तो ये क्या क्या होता है, कैसे बचना है, वो हम देख लेते हैं। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकती है। मेडिकेशन एरर आर कंसिडर एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जो कि इंक्रीज करता है मोर्टालिटी रेट को, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल। आप दिए, देना था कोई और मेडिसिन, दे दिए कोई और, उसकी वजह से उनका और कंडीशन ख़राब हो गया, जिसके कारण वो उनको और लंबा हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। ये एक और काम करता है कि ट्रस्ट को रिड्यूस करता है हेल्थ केयर सिस्टम से। आपके पास वो इलाज के लिए आया और आप उनको और ज़्यादा वर्स कंडीशन में लाते हो तो कैसे कोई ट्रस्ट करेगा। कितने टाइप के एरर होते हैं, तो सबसे पहला तो प्रिस्क्राइबिंग एरर होते हैं, मीन्स कि ड्रग का सिलेक्शन ही इनकरेक्ट हुआ, रॉन्ग डोज क्वांटिटी का आप दे दिए, तो वो एक तरह का प्रिस्क्राइबिंग एरर हो गया। डॉक्टर को लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया। ओमिशन एरर, मीन्स कि मेडिकेशन इज प्रोवाइडेड, कई बार नर्सेज जो होती हैं वो भूल जाती हैं कि हाँ हमें अमोक्सिसिलिन देना था, वो भूल गई, तो ये एक तरह का एरर हुआ, ये ओमिशन एरर में आता है। रॉन्ग टाइम एरर, मीन्स कि आउटसाइड फ्रॉम द शेड्यूल टाइम देना था 8 बजे और आप भूल के दे रहे हो 12 बजे, तो ये भी एक तरह का एरर है जो कि रॉन्ग टाइम एरर। कैसे इफेक्ट उनमें शो होगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर डोजिंग एरर, इससे वर्स कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर और लेसर अमाउंट में डिलीवर कर रहे हैं, जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा या कम, तो एक तरह का एरर है। एडमिशन टेक्निक एरर, IM देना है, एडमिनिस्टर IM करना था और आप IV कर दिए, तो ये बहुत वर्स कंडीशन ला सकता है, क्योंकि हर एक का रूट इसीलिए डिफाइन होता है, वहाँ पे ही जाके काम करेगा। आप IV दे दीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है IM जिसको देना था। नेक्स्ट ड्रग प्रिपरेशन एरर, मतलब कि फॉर्मुलेट गलत कर दिए, एक बच्चे को 500 देना था, उनको आप कैलकुलेशन के थ्रू 1000 अगर दे देंगे तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेड एरर, मतलब कि कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप पेशेंट से पूछे नहीं उनका नाम, उसके वजह से अगर उनको मेडिकेशन जिस पेशेंट को देना था उनको गलत दे दिए, या फिर डॉक्टर और नर्स का अच्छे से कम्युनिकेशन ना हो। वैसे तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बेसिस पे हमें देना होता है मेडिसिन। जब आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी, कई बार डॉक्टर ऐसा करते हैं कि आपको बोल देंगे माउथ के थ्रू कि आप ये वाला मेडिसिन दीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलना है कि हमें रिटेन फॉर्म में दीजिए, क्योंकि डॉक्टर कई बार ऐसा करते हैं कि नर्सेस पे ब्लेम लगा देते हैं कि मतलब कि कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया उस ड्रग का, तो वो बोल देंगे कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, फिर इन्होंने अपने से दे दिया। तो ये चीज़ें उनके बोलने पे ही नहीं, आपको लिखवाना भी है। तो ये सारी एरर्स था, ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखनी होती है, एरर को अवॉइड करना होता है। क्या कॉजेज है मेडिकेशन एरर का, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन, मीन्स कि पढ़ने में आप गलती कर दिए, एमोक्सिसिलिन को कुछ और पढ़ लिए और ऐसा मेडिसिन आता है इसी के जैसा, उसको दे दिए। जैसे कि डाइजेपाम देना था और उसको आप पढ़ लिए डिल्टिएजेम, जो कि अलग मेडिकेशन है, तो इस तरह का मेडिकेशन जो कि डिस्ट्रैक्शन से। इन्वायरमेंटल, कि ओवर वर्क, लैक ऑफ लाइटिंग, कई बार
नर्सेस को, जैसे कि आईसीयू में हमें अलाउ है कि हमें एक नर्स पे 3 पेशेंट या 2 होना चाहिए, और वहाँ पे 10 दे दिया जा रहा है, तो नर्स क्या करेगी? ओवरवर्क हो जाता है, इसके वजह से भी गलती कर सकती है नर्स। या फिर लाइटिंग प्रॉब्लम, आप पढ़ ही नहीं पाइए, लाइट सही नहीं है तो कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ पाइएगा या फिर डॉक्टर के ऑर्डर को पढ़ पाइएगा। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रग वर्क, वेरियस जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, साइड इफेक्ट, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है फार्माकोलॉजी। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो मेडिकेशन लिखने का है नहीं अथॉरिटी, तो हमें क्यों फार्माकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है? तो इसीलिए, ताकि आप हमेशा साथ रहते हो तो आपके भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एडवर्स इफेक्ट मतलब कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो ये मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, डॉक्टर को हमें बताना है इन्हें कैसे बचाना है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर, मतलब कि इनएक्यूरेट मिसलीडिंग पैकेटिंग, कि एमॉक्सिसिलिन में अलग जो बना रहे हैं वो गलती कर दी है। मेडिकेशन एडमिनिस्टर, जैसे कि रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्रग, रूट पेशेंट, तो ये कॉजेज हो सकता है। मेमोरी लैप्स, कई बार जो ऑमिशन हम लोग देखे थे वो भूल जाती है नर्स, तो जो इरर इस टाइप के ये भी कारण बन सकता है। मेडिकेशन ईरर का कैसे प्रिवेंट करना है, ये मस्ट है। नो द पेशेंट, पेशेंट के बारे में आप अच्छे से जानिए, इसके बाद ड्रग के बारे में आप अच्छे से जानिए, इसके बाद ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। नर्स पेशेंट से भी आप बात कीजिए कि हाँ आपका यही नाम है, आपको एलर्जी कुछ थी, जैसे आप असेसमेंट करते हैं तो अच्छे से डॉक्टर से भी अच्छा कम्युनिकेशन रखिए। डबल चेक हाई अलर्ट मेडिसिन, जैसे कि जो कीमोथेरेपी ये सब वाले ड्रग होते हैं उनको अच्छे से चेक करना होता है, अच्छे से देना होता है। डॉक्यूमेंट ईच ड्रग एडमिनिस्टर, हमेशा आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। कुछ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस ईरर की वजह से देखने को मिलती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसके वजह से लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का बढ़ जाता है। अगर कोई और कंडीशन ख़राब हो गया तो अब ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उनका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी जाएगा, तो इस तरह से इसका रिजल्ट हो सकता है ईरर का। इसके बाद सीरियस हार्म हो सकती है, कोई और मेडिसिन से उनके अंदर और कोई हार्म कंडीशन अगर आएगा जो कि वर्ष उनके लिए भारी पड़ सकता है। इवन डेथ भी हो सकती है, मीन्स कि कई ऐसे मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट को नहीं चाहिए, आप दे दिए तो डेथ भी हो सकता है। तो इतनी सारी रिजल्टेड थी, और ये ज़्यादातर गलतियाँ डॉक्टर या फिर नर्सेस से होती हैं, तो हमें अपनी चीज़ें पता होना चाहिए और गलतियों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पाथ बाय विच अ ड्रग टेकन इन टू द बॉडी, किस पाथ के थ्रू जा रहा है ड्रग्स बॉडी में, उसी को हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है, बताऊंगी कैसे लिखना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला ओरल आता है जिसे इंटेरल बोलते हैं, और जीआई मतलब ओरल को छोड़ के जो जितने भी और सारे रूटें आती है उन्हें पेरेंट्रल बोला जाता है। और नेक्स्ट एक टॉपिकल आता है जो कि स्किन इस सब पे अप्लाई करते हैं। सारी चीज़ों को हमारे सिलेबस में एक्सप्लेन करना है, अच्छे से पढ़ना है। सो पेरेंट्रल देख लेते हैं। पेरेंट्रल में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस जितने भी सारे हैं ये इंजेक्शन फॉर्म में इस रूट के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट इनहिलेशन आता है जिसमें एरोसॉल या फिर पाउडर के फॉर्म में हमारे सीधे लंग्स में ड्रग जाते हैं। ट्रांसडर्मल में एडहेसिव यूनिट इनंक्शन, जैसे कि रबिंग या फिर मसाज करना बॉडी का। जेट इंजेक्शन आता है, ये सारी चीज़ें ट्रांसडर्मल में आती है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसम्यूकोजल। ट्रांसम्यूकोजल जो रूट है जिसमें सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे रखते हैं, नेजल, रेक्टल, ये जो है वो ट्रांसम्यूकोजल हो गया। हमारे बॉडी कैविटी में जो म्यूकस होता है वहाँ पे पहुँचाया जाता है ड्रग, इसलिए इसे ट्रांसम्यूकोजल बोलते हैं। आगे चल के आपको टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में मतलब कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि ट्रांसडर्मल में हम स्किन पे ही रखते हैं, लगाते हैं मेडिसिन, लेकिन वो उसका मकसद होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करे, लेकिन टॉपिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे लगाए वहाँ जैसे इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना है। आगे इस जितने भी रूट्स हैं हम लोग अच्छे से देखेंगे, और ये एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है वो सारा बता दूँगी। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टोरेज एंड मेंटेनेंस मतलब ड्रग्स का कैसे स्टोर करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो स्टोरेज अंडर कंडीशन दैट प्रिवेंट कंटामिनेशन एज फार एज पॉसिबल डिटोरिएशन, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो, डिटोरिएशन ना हो, इससे हमें ड्रग्स को बचा के रखना है। वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन रिलेशन इफेक्ट ऑफ एटमोसफेयर, जैसे कि मॉइस्चर, हीट, लाइट, ये सारी चीज़ों से मेडिसिन को बचाना होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर मीन्स डैट प्रोटेक्ट टू बी स्टोरेड
टाइट कंटेनर में जो भी मेडिसिन है उसे रखना होता है। कभी भी जो है, जैसे कि ये मेडिसिन है, अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से खुल गया तो इसे हटा डिस्कार्ड कर देना होता है। नेक्स्ट, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि नर्सेस क्या करेगी। तो सबसे पहले मेंटेनिंग प्रॉपर कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। किसी मेडिसिन को फ्रीजर में रखा जाता है तो वो सारी टेम्परेचर नर्सेस को मेंटेन करना चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना है। लाइट, कई मेडिसिन होते हैं जो कि सनलाइट में आते हैं, उसकी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होने की चांसेस रहती है, तो ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वेंट्री रजिस्टर आप लोगों ने कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा तो देखिएगा, जिसमें कि लिखा होता है कि कितने वहाँ पे क्वांटिटी में ड्रग्स ये सब हैं और उनका एक्सपायरेशन डेट एक्सपायर कब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है, कितना कौन सा पेशेंट था, डोजेज, रूट एंड टाइम डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखना है। डिस्कार्ड, कई मेडिसिन को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो आप डिस्कार्ड क्यों किए वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखना होगा, जैसे एक्सपायरी डेट हुआ था या फिर वो पैकेजिंग खुल गया था, सारी चीज़ें लिखनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी एंड एब्रिविएशन यूज फॉर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकेशन ऑर्डर। और यहाँ पे ही मैं बताई थी कि प्रिस्क्रिप्शन आगे भी था हमारा, मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें पहले डिफरेंस जान लीजिए कि होता क्या है। दोनों एक ही चीज़ है कि मतलब डॉक्टर जो ऑर्डर देते हैं, लेकिन मेडिकेशन ऑर्डर मीन्स कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो नर्सेस उनका केयर कर रही है, तो उस टाइम पे जो मेडिकेशन का डॉक्टर के थ्रू ऑर्डर मिला वो मेडिकेशन ऑर्डर में आएगा। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो आउट पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए, जैसे कि जाके फार्मासिस्ट से मेडिसिन लेना है, तो उस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में रहता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी एंड एब्रिविएशन जो कि एक डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में स्टाफ जितने भी नर्सेस को पता होना चाहिए, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होती है। सो कुछ एब्रिविएशन और इसका डेरिवेशन मीन्स कि लैटिन मीनिंग क्या है और इसका हिंदी में आखिर मीनिंग क्या होता है। तो एसी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जिसका लैटिन एंटीसीबम है और इसे मील से पहले लेना होता है। पीसी का मतलब है पोस्टसिबम, मतलब जब खाना खा लिए, इसे खाली पेट जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, और ये खाना खाने के बाद। एम का मतलब है कि इसका लैटिन डेरिवेशन होगा एंटी मेरिडियन और बिफोर नून, मतलब दोपहर से पहले लेना है। पीएम जो नॉर्मली टाइमिंग के लिए भी होता है कि आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद वाली, इसका एब्रिविएशन है पोस्ट मेरिडियन। इसी तरह से जितने भी है ALT डाई का मतलब है अल्टेनिस डेबेंस, मतलब इसका अल्टरनेट देख के आज आप लिए तो फिर कल से छोड़ देना है और ये परसों लेना है। नेक्स्ट आता है OM का मतलब है ओमनी मेन, जिसका मतलब होता है ईच मॉर्निंग। OD का मतलब होता है डेली, अब एब्रिविएशन देख लीजिएगा। ON का मतलब ओमनी नोट और ईच नाइट जिस मेडिसिन को लेना होता है। HS हॉरोसोमनी, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब सोने रिलेटेड। तो जब आप सोने जाते हैं बेड टाइम पे जो मेडिसिन लेना होता है उसके लिए डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे HS, मीन्स कि उस पेशेंट को सोने के टाइम पे, बेड टाइम पे वो मेडिकेशन लेना है। HN का मतलब होता है टू नाइट। CM का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, और PRN का मतलब प्री रीनाटा, इसका डेरिवेशन है। और जब रिक्वायर्ड हो, जैसे कोई आपको पेन होने लगा तो PRN लिखा होगा उस प्रिस्क्रिप्शन में, तो मीन्स कि इनको जब रिक्वायर्ड होगा तभी देना है, हमेशा नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है SOS, मतलब कि इफ़ इमरजेंसी कंडीशन, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस टाइम पे SOS लिखा रहेगा उस मेडिसिन के आगे। स्टार्ट का मतलब होता है कि इमीडिएटली, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में कोई इमरजेंसी में आया तो वहाँ पे स्टार्ट ये वाला मेडिसिन चलाना है, मतलब कि इमीडिएट चलाना है। नेक्स्ट एब्रिविएशन एज का मतलब हमेशा, इसका मतलब होता है लैटिन डेरिवेशन जो है वो हॉरा और मीनिंग इसका होता है आवर। तो जब भी BID हो तो इसका डेरिवेशन है बिस इन डाई। हमेशा ये कभी कभी MCQ में आ जाता है कि BIS का मतलब सबको पता है कि ये ट्वाइस अ डे, मतलब कि दिन में 2 बार देना है। जैसे कि सुबह 8 बजे दिए तो रात में 8 बजे देना है, लेकिन इसका डेरिवेशन क्या होता है बिस इन डाई, ये आप ध्यान रखिएगा। TID का मतलब टर इन डाई 3 टाइम अ डे। QID मतलब Q से समझ में ही आ रहा है कि 4 होता है, तो क्वार्टर इन मतलब दिन में 4 बार देना है, मतलब 24 घंटा के अंदर 4 बार आपको दे देना है। अगर 4H लिखा हो, H का मतलब होता है आवर, मतलब कि एवरी 4 आवर के बाद आपको वो देना है। मीन्स कि अगर आप 24 को 4 से कीजिएगा, मीन्स कि 24 में एक दिन में आपको 6 टाइम उसको दे देना है। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। हमेशा आप देखे होंगे मेडिकेशन में कि RX लिख के डॉक्टर कुछ कुछ लिखते हैं। इसका एब्रिविएशन होता है टेक द और प्रिस्क्रिप्शन। लिक्विड से रिलेटेड कुछ कुछ एब्रिविएशन जो ध्यान रखना बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी एक्यू लिखा हो उसका मतलब समझना है, इसका डेरिवेशन होता है एक्वा, और मीन्स कि वाटर के साथ कोई मेडिसिन देना है, ऐसा कुछ। एक्वा डेस्ट अगर लिखा हो कहीं पे तो मीन्स कि एक्वा डिस्टिलाटा इसका डेरिवेशन है, और इसको डिस्टिल वाटर के साथ किसी मेडिसिन को अगर मिलाना हो तो एक्वा डेस्ट करके डॉक्टर लिख देते हैं। ईटी का मतलब होता है एंड, कोई मेडिकेशन लिखेंगे फिर ईटी लिख देंगे और दूसरा मेडिकेशन लिखेंगे, मीन्स कि एंड है वो। आई एन ए का मतलब है इन्फ्यूजन, और इसका ये भी मीनिंग भी इन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट आता है एस ओ एल, मीन्स कि सॉल्यूटियो, और इसका मतलब मीनिंग होता है सॉल्यूशन, मतलब जहाँ भी ये लिखा होगा ऐसे आपको समझना है। टैब है तो इसका एब्रीविएशन होता है टैबुला, और इसका मतलब मीनिंग होता है कि मतलब टैबलेट देने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट लास्ट हमारा आ जाता है बोल, जिसका मतलब होता है बोलस, और इसका लार्ज मतलब लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ें देनी है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अमाउंट से रिलेटेड आता है, तो अगर जहाँ भी सी के ऊपर एक एसिड लगा हो तो उसका मतलब होता है विद, और एस के ऊपर लगा हो मीन्स के विदाउट किसी चीज़ के अगर देना हो तो इस तरह से लिखा होगा। और जीटीटी का मतलब होता है अ ड्रॉप, जो कि पहले भी ड्रॉप फैक्टर में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, आप कुछ भी करके एक ऐसा बना लीजिए और अपने वॉल पे चिपका लीजिए या फिर कहीं भी रखिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में भी एमसीक्यू में भी आया है, और कई बार आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में। और अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे एब्रीविएशन का आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि जब भी आपको काम हो तो एटलीस्ट आप याद रखिए। ऐसे आप 2-4 बार याद कीजिएगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें देखने को हमेशा मिलती रहती है। आता है डेवलपमेंटल कंसिड्रेशन, तो ये जो है वो मतलब किसी मेडिसिन को लेकर हमें बच्चों में या फिर ज़्यादा जो एल्ड पर्सन है उन लोगों में कुछ बातें ध्यान रखनी रहती है, वही कंसिड्रेशन हमें देखना है। जैसे कि जो पीडियाट्रिक मेडिसिन ऑफन टर्म एज अ एप्रोप्रिएट और चाइल्ड फ्रेंडली, जो पीडियाट्रिक मेडिसिन है मतलब ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड के लिए वो हार्मफुल ना हो, वाइटल टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। अगर वो फ्रेंडली होगा, अच्छा होगा, अच्छे अमाउंट में आप दीजिएगा तो वो सही रहेगा बच्चे के लिए। अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड होता है, मैक्सिमाइज इफिकेसी एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ डोजिंग एरर। मतलब कि एक पीडियाट्रिक है, बच्चा है, नियोनेट है, तो उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनका ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डोजिंग की कैलकुलेशन है सब अच्छे से आना चाहिए, और उसमें कोई भी आपको गलती नहीं करना, नहीं तो बच्चे की जान जा सकती है। ओल्डर में भी ध्यान देना होता है, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कॉमन जो ओल्डर एडल्ट वाले लोग जो होते हैं उनको ओवरडोज या फिर अंडरडोज से बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनकी किडनी एक्सक्रिएशन के लिए अच्छे से काम नहीं करती है, फिर बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है जितना एडल्ट का होता है, तो उन लोगों में भी सारी चीज़ों को कंसिड्रेशन मतलब अच्छे से ध्यान देना होता है। प्रिवेंशन एज रिलेटेड जो है वो कैसे प्रिवेंट कीजिएगा, मतलब कि गलती ना हो, तो कंसिडर एज रिलेटेड चेंजेस फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड देयर इफेक्ट डोजिंग रिक्वायरमेंट। हम लोग फार्माकोकाइनेमिक और डायनेमिक देखें कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, और बॉडी में ड्रग कैसे कैसे मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म में सब एक्सक्रिएशन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आएगी। हम लोग जितना एडल्ट जितना काम नहीं करेगा, तो मॉनिटर पेशेंट साइन फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हाँ उनको सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, ड्रग सही से बाइंड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको हमेशा उनको मॉनिटर करते रहना है। जब भी आप एडल्ट पेशेंट को ओल्डर पेशेंट को ड्रग देते तो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना है कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेनी ड्रग जो है इंटरफेयरिंग विथ अ नॉर्मल फिटल डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़िएगा तो कई सारी जो मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी में नहीं देना होता है, नहीं तो फिटल जो बच्चा है उस पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। कई मेडिसिन जो होते हैं प्लेसेंटा बैरियर को पार कर जाते हैं, जिससे बच्चे को हार्म हो सकता है। तो ये कंसिड्रेशन ड्रग से रिलेटेड आपको नॉर्मल से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब आएगा असली मज़ा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रूट के थ्रू हम लोग मेडिसिन देंगे। तो ओरल सबलिंगुइनल बक्कल रूट हमें देखना है। तो ओरल मेडिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ओरल मेडिकेशन जो है डिफाइन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय माउथ इंश्योरिंग दैट अ पेशेंट स्वेलो द मेडिसिन। माउथ के थ्रू मेडिसिन को देना, इसमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मेडिसिन दें। कई पेशेंट जो है वो आपके सामने रहेंगे कि हाँ मैंने मेडिसिन स्वेलो कर लिया, लेकिन फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि उनका टेस्ट, उसका मेडिसिन का टेस्ट नहीं अच्छा होता है। तो आप एक नर्सिंग स्टाफ होने के हक से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो सही से मेडिसिन स्वेलो करें। पर्पस क्या है ओरल मेडिकेशन का, तो सबसे पहले किसी भी
मेडिसिन का क्या पर्पस होता है? डिजीज़ से प्रिवेंट करना, डिजीज़ को ठीक करना, क्योर करना, इसके बाद हेल्थ को प्रमोट करना और सिम्टमेटिक जो भी ट्रीटमेंट देना। जो भी जैसे कि किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से फीवर आ रहा है तो पीसीएम चला के उनके सिम्टम को ठीक कर देना। इक्विपमेंट अगर देखें तो अब बाउल और क्लीन वाटर होना चाहिए ताकि वो पानी पीने के लिए। मोटर एंड पेशल, ये आप लोगों ने देखा होगा मेडिसिन को क्रश करने के लिए। नेक्स्ट आता है किडनी ट्रे एंड पेपर वेस्ट होना चाहिए ताकि वेस्ट उसमें डाल सके। ड्रिंकिंग एंड वाटर फीडिंग कप होना चाहिए ताकि आप पानी को पिला सको। अब प्रोसीजर क्या होगा? पेशेंट कंफर्टेबल बेड पे उनको बैठा देना है। अरेंज आर्टिकल बेड साइड, जो भी आर्टिकल आप लिए। इसके बाद सबसे पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, कभी भी आपके एग्ज़ाम में आया, फिर कभी हॉस्पिटल एरिया में आप काम करते हैं तो मेडिसिन चाहे वो पैरेंट्रल हो, ओरल हो, किसी भी रूट से आप देंगे तो 5 जो राइट है वो उससे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए। ये चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नहीं तो इसके वजह से हम लोग देखें कि बहुत सारी एरर होती है जिसके कारण जान भी जाती है, तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यही बोला है कि पेशेंट का नेम ये सब चेक करके सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, वही चीज़ें कि इन पेशेंट के पास से आप कुछ देर बैठे रहिए और देखिए कि वो मेडिसिन स्वेलो किया कि नहीं। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना होता है एग्जाम में, तो सबसे पहले ये मेथड जो है सेफ़ एंड कन्वीनियंट है, मतलब आसानी से हर पेशेंट को आसानी से आप ओरली दे सकते हैं। इफेक्टिव मेथड है, पेन कोई भी नहीं होता किसी प्रकार का, एलर्जी क्रिएशन भी बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम पेशेंट स्वेलो नहीं करता है, यही सब, क्योंकि टेस्ट खराब होता है, कई पेशेंट जो है वो मेडिसिन को फेंक देते हैं, तो उसके वजह से उनके अंदर जो डिजायर हमें चाहिए थी ट्रीटमेंट के लिए इफेक्ट, वो नहीं मिल पाता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग ओरल के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, जिसके कारण डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट। आप लोगों ने ये जो नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के लिए सबसे फेमस मेडिसिन है, इसे हमेशा टंग के नीचे रख दिया जाता है, जिसके कारण ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो प्लेसिंग मेडिकेटेड अंडर द टंग, इट डिजॉल्व एंड एब्जॉर्ब द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। जल्दी से हमें इफेक्ट लाना होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसीलिए टंग के जो नीचे रखें हम लोग मेडिसिन, उसे सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्लेस मेडिकेशन अंडर द टंग, अलाउ डिजॉल्व, वहाँ पे डिजॉल्व होने देना है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना है कि अवॉइड करवाना है स्वेलिंग से, हमेशा उनको बोलिए कि स्वेलो नहीं करना है, वहाँ पे छोड़ दीजिए, डिजॉल्व होगा जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बक्कल रूट। बक्कल रूट जो है ये क्या है, चीक एंड गम के पास मेडिसिन को रखा जाता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये चीक है और ये गम है, यहाँ पे मेडिसिन को रखना। एग्जाम्पल में बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है फेंटानिल, जो कि बक्कल टैबलेट आता है, इसे पेन मैनेजमेंट में यूज करते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है कि मेडिकेशन को वहाँ पे रखिए, डिजॉल्व हो जाएगा और उसको बोलना है कि इसको ईट या फिर ड्रिंक नहीं कर जाना है। तो ये ऐसा क्यों, कब हम लोग करते हैं, ऐसा तब होता है जब शोर में कोई प्रॉब्लम हो या ऑपरेशन हुआ हो, तो कई मेडिसिन को हम लोग यहाँ भी रख के काम में ले लेते हैं। बहुत कम यूज होता है बक्कल रूट, लेकिन ये रूट भी हम लोगों को पढ़ना है और ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे पैरेंटल रूट से कैसे ड्रग देते हैं, आईएम क्या होता है, आईवी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिएगा, इससे आपका चाहे वो क्लिनिकल एरिया का प्रैक्टिकल हो वो भी क्लियर होगा, और जितने भी थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं अच्छे से कवर करवाऊंगी ही, और एग्जाम में भी आता है। सो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, पेरेंटल जब भी, जैसे ओरली हम लोग ले रहे थे उसे इंटेरल रूट बोलते हैं, और पेरेंटल का मतलब है कि जीआई को छोड़ के अदर रूट से मेडिकेशन को देना पेरेंटल रूट में आता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि फर्स्ट हमें पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज डिफाइन एज अ मेडिसिन इनटू द मसल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्म में इंजेक्शन जो हम लोग ये मसल में इंजेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल मेंटेन करके, ये आईएम हमारा कहलाता है। पर्पस क्या है, ऑब्टेन क्विक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन देन ओरल रूट। वैसे आईवी से इसका कम इफेक्ट है, लेकिन ओरल से ये ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, क्योंकि मसल में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। एब्जॉर्ब्ड हाई रूट देन ओरल, ऑब्जॉर्प्शन भी इसका ज़्यादा होता है ओरल के कंपेरिजन में।
साइट जो कि हमेशा पूछा जाता है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मिड डेल्टोइड साइड आता है, ये एरिया जैसे कि है, इसको यहाँ पे डेल्टोइड मसल होता है, इसे डेल्टोइड साइड बोलते हैं। तो डेल्टोइड इसमें देना कैसे होता है, ये यहाँ पे जो हड्डी आपको दिखेगा, ह्यूमन में बॉडी में भी ऐसे एक्रोमियम प्रोसेस को बोला जाता है, यहाँ पे आप फील कीजिए, और यहाँ से मतलब कि 3 फिंगर रखना होता है, इसके बाद इस तरह से करके और मिड डेल्टोइड में हमें इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको क्लीन कर लीजिए, और इस तरह से ये जो ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एंगल का जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला एंगुलेटेड पार्ट ऊपर की ओर होना चाहिए, और ये अभी फ़ोन से नहीं हो पा रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे आपको इसमें इंसर्ट करना है। और इसमें जी ट्रैक मेथड जो कि हम लोग आगे देखेंगे, वो क्या होता है कि जब भी आप इंसर्ट करोगे तो ये वाला जो पार्ट है, इसको इस तरह से ऐसे स्किन को खींचना होता है इस तरह से, और यहाँ पे फिर मेडिसिन ये जो है वो 90 डिग्री एंगल पे इंसर्ट कीजिए और कुछ देर छोड़िए, इसके बाद ये फिर से स्किन यहाँ पे आ जाता है, और ऐसे निकाल के और हमें कॉटन यहाँ पे देना होता है। तो ये क्या बोला, 2-3 फिंगर विथ ए क्रोमियम प्रोसेस, और जो मिड में जो एंगल बना वहाँ पे हमें जो मेडिसिन देते हैं, इसे मिड डेल्टोइड साइड बोलते हैं। वास्टस लेटरालिस साइड क्या होता है, इससे मैं बताती हूँ, मिडल ऑफ आउटर था, प्रीफर फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, सपोज डैट ये एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड का जो हमें पता है जो ये मसल्स यहाँ पे होते हैं, इधर जो मसल होता है उसको वास्टस लेटरालिस मसल बोलते हैं, और इधर जो होता है वास्टस मेडियालिस, यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस होता है, वो सब हमें ध्यान नहीं देना है, बस हमें वास्टस लेटरालिस को। तो आपको इतना भी कुछ ना ध्यान दे, इसको इस साइड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो मसल है। इस तरह से आप इसको 3 हिस्सा में यहाँ से इसको बांटिए, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा आएगा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे यहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करना होता है, जिसको हम लोग वास्टस लेटरालिस बोलते हैं। यहाँ पे भी वही बात है कि ऐसे थोड़ा सा स्किन को कीजिए और 90 डिग्री के एंगल पे इसे इंसर्ट करना है। नेक्स्ट आता है, ज़्यादातर बच्चों में वैक्सीन जो लगता है यहाँ पे ही लगता है, बच्चों के लिए प्रीफर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो साइट है वो पहले देख लेते हैं डोर्सोग्लूटियल, इसके बाद वेंट्रोग्लूटियल देखेंगे। डोर्सोग्लूटियल जो साइट है, ये यहाँ पे बटक्स जो होता है उसको 4 हिस्सा में ऐसे बांट देना होता है, और जो आउटर क्वाड्रेंट होता है वहाँ बीच में हमें इंजेक्शन को देना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर से सियाटिक नर्व पार होती है, वो इंजरी ना हो, इसीलिए हमें यहाँ पे इंजेक्शन ये इंसर्ट करना होता है। सो एरिया ऑफ अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ मसल डोर्सोग्लूट। और एक बात और इम्पॉर्टेंट, वैसे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, लेकिन इसको कम यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क होती है सियाटिक नर्व या फिर वेसल्स के इंजरी होने का, क्योंकि फीमोरल वेन आर्टरी सब यहाँ से ही जाती है, नर्व सियाटिक नर्व यहाँ से ही जाता है, जिसके कारण बहुत बार जो है वो पूरा लेग का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोर्सोग्लूटियल साइट। डोर्सोग्लूटियल साइट में आपको कैसे ये करना है, और डोर्सोग्लूटियल साइट से ज़्यादा प्रीफर हमें वेंट्रोग्लूटियल साइट को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नर्व इंजरी होने की चांसेस कम होती है। लेकिन क्योंकि इसका सही साइट नहीं पता होता है, इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादातर डोर्सोग्लूटियल साइट यानी बटक्स का ही यूज करते हैं। एक बार आप अच्छे से समझिएगा वेंट्रोग्लूटियल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखो यहाँ पे वेंट्रोग्लूटियल है, इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया वो भी मैं समझा दूँ। तो पहले आप एक बार समझ लीजिए कि होता क्या है। तो कैसे रखना होता है, जो हमारा जो प्लेसमेंट ऑफ हैंड, सबसे पहले इस तरह से आपको दिखेगा ग्रेटर ट्रोकैंटर फीमर का, जहाँ पे प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस वहाँ से हमें लेके चलना है, और ऐसे अपने हैंड को सबसे पहले ऐसे रख देना है। हैंड रखने के बाद क्या करना है, इंडेक्स जो है उस स्पाइन पे होना चाहिए, और मिडल जो है वो ये वाला फिंगर वो क्रेस्ट पे रखना चाहिए। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको। आप एनाटॉमी अगर पढ़े होगे तो आपका क्लियर होगा, नहीं भी पढ़े हो तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वाले पार्ट को हम लोग इलियक क्रस्ट बोलते हैं, ये वाला जो है। तो हमारा इंडेक्स फिंगर यहाँ होना चाहिए, और जो हमारा मिडल फिंगर होगा वो इंटीरियर इलियक सब, इसको ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग एंटीरियर इलियक सपाइन बोलते हैं। तो ऐसे आप हैंड को रख लिए, और बीच में ऐसे नीडल को 90 डिग्री एंगल पे ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपको रिट्रैक्ट करना होगा, और जिट्रैक मेथड का यूज करना होगा, आगे मैं बताती हूँ। तो इस तरह से वेंट्रोग्लूटियल साइड में हमें इंजेक्शन देना होता है। हमेशा एक बात बस आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा मतलब अगर ये पेशेंट का ये वाला अगर राइट लेग है, राइट लेग, तो हम लोग लेफ्ट वाले
हैंड का यूज करेंगे तभी ये मेथड हमारा सही हो पाएगा, तभी आपका इंडेक्स फिंगर जो है वो क्रेस्ट पे और ये जो है वो सुपीरियर इलियक पे आ पाएगा, इंटीरियर इलियक सपाइन पे। तो ये 1-2 बार आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कैसे भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वेंट्रोग्लूटियल साइट आपको आना चाहिए क्योंकि ये डॉर्सोग्लूटियल से ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है। अब आपको इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, इसका तो ये मिड डेल्टोइड जैसा नाम है, डेल्टोइड मसल है इसीलिए, वास्टस लेटरालिस क्योंकि यहाँ पे वास्टस लेटरालिस मसल है। नेक्स्ट इसका डॉर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल क्यों नाम पड़ा, तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ग्लूटियस मसल होता है, ग्लूटियल मैक्सिमम मेडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमी का सवाल है, मैं पढ़ाई भी हूँ। तो यहाँ पे हमारा ग्लूटियल मसल होता है। डॉर्सल क्यों, क्योंकि ये पीछे के साइड है, तो इस यहाँ पे क्योंकि हम लोग दे रहे हैं ऐसे एंगल बना के, तो ये डॉर्सो पीछे की ओर आ रहा है। इसको वेंट्रल ग्लूटियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लूटियल मसल ही है लेकिन ये आगे की ओर आ रहा है। आप देख सकते हो वेंट्रल का मतलब आगे होता है, तो इसीलिए इसे वेंट्रोग्लूटियल साइड बोलते हैं। यही चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है और कुछ नहीं होता, बस ये 4 साइड आप याद रख लो और ख़त्म कहानी। याद अपने हिसाब से आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इजी बनाने के लिए एक ट्रिक दे देती हूँ कि दीदी वेरी गुड वेन, मतलब आपने रोड पे बहुत अच्छा गाड़ी देखा तो अपने दीदी को आप बता रहे हो। दीदी का मतलब एक का डेल्टोइड होगा और एक का जो है वो डॉर्सोग्लूटियल होगा, और वेरी गुड का से वेंट्रोग्लूटियल, और लास्ट हमारा वेंस आएगा वास्टस लेटरालिस। तो 3-4 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आप कहीं भी वाइवा जाते हो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। तो ये वीडियो का मेरा मेन मकसद है कि आपका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी अच्छा लिखा जाए, आपका प्रैक्टिकल भी हो जाए, आप कैसे हॉस्पिटल में करोगे, और वाइवा यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर देखते हैं जिससे आगे हमें चीज़ें समझ में आएगी। मेथड ऑफ IM इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IM को इंजेक्शन देते वक्त हमें 2 मेथड ध्यान में रखना होता है। एक जे ट्रैक मेथड क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताई कि स्किन को हम लोग रिट्रैक्ट करते हैं, ये जो जैसे कि स्किन है इसका, तो ये स्किन को हम लोग रिट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्किन यहाँ से थोड़ा सा इधर आया और ये इंजेक्शन यहाँ पे गया, तो ये अंदर गया, और जैसे हम लोग इंजेक्शन को निकालते हैं तो होता क्या है कि इसी साइड से ड्रग को दोबारा आने के चांसेस होती है, और जब ड्रग दोबारा आ जाएगा तो इसी से साइन बन जाता है। आप कई बार हॉस्पिटल में देखिएगा ऐसा, वो गलत प्रैक्टिस की वजह से होता है। ऐसे अगर हम लोग रिट्रैक्ट करेंगे और जब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो एक तरह से ऐसा ट्रैक बन जाता है कि पहले तो हम लोग यहाँ पे जैसे मेडिसिन गया, अब क्योंकि यहाँ पे स्किन आ गया तो इस तरह से एक जेड ट्रैक बन जाता है। तो ये टेक्निक को हमें लेना होता है। ईयरलॉक मेथड क्या है, ईयरलॉक मेथड इसी से आपका क्लियर होगा कि एक काम करना होता है। वैसे बहुत कम इसके बारे में बात होती है कि जैसे कि हम लोग ड्रग निकालते हैं वाइल से, जैसे कि ये हमारे पास फाइल है, तो हम लोग सबसे पहले जितने भी इससे सिरिंज से एयर रहता है निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बोला जाता है मसल के IM के केस में कि थोड़ा सा कुछ 0.1 से 0.2 cc मीन्स की ml हमें एयर इसमें रहने देना चाहिए, और इसके बाद हमें इंजेक्शन लेना, मतलब मेडिसिन लोड करना चाहिए, और हम उसमें डालेंगे तो होता क्या है कि जैसे ही मसल में जाएगा, वो डेल्टोइड हो चाहे अदर मसल, तो उसमें ये जाएगा और सबसे पहले गया मेडिसिन गया, और जब ऊपर से एयर चली जाती है तो उसको बाहर आने की बहुत कम चांसेस होती है। एयर से वो चीज़ें लॉक हो जाती है मेडिसिन, और ऊपर से आपने जेट ट्रैक जो ये मेथड किया था, स्किन को पहले रिट्रैक्ट किया और दोबारा इसी जगह पे आ गया, तो एक तरह से जेट बना। तो ये मेथड इसीलिए होता है कि मेडिसिन दोबारा ऊपर ना आ जाए। तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है और बहुत कम जगह पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर का ऑर्डर देख लेना है, पेशेंट का डिटेल देख लेना है, क्या पर्पस है इंजेक्शन का वो भी आपको पता होना चाहिए, एलर्जिक रिएक्शन पता होना चाहिए मेडिसिन का, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। उनका कॉन्शियसनेस कैसा, मतलब कि हमेशा जो इवोल्यूशन करते रहना है वो देखते रहना है, और साइट ऑफ इंजेक्शन जो कि 5 जो मैं बताई हूँ कि कोई भी ड्रग देने से आपको ध्यान रखना है, टाइम, पेशेंट, साइट, ये सब सारी चीज़ें। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, तो इसके लिए इक्विपमेंट सिरिंज नीडल होना चाहिए, वेरियस साइजेज होती है, स्टेराइल होना चाहिए। हम लोग आगे भी देखेंगे कि कितने टाइप के नीडल एंड सिरिंज होते हैं। इसके बाद स्टेराइल कॉटन स्वैब, गॉज पीस, ताकि आप वहाँ पे क्लीन कर सको। किडनी ट्रे होना चाहिए, पेपर बैग होना चाहिए वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, ड्रग ऑर्डर सीट होना चाहिए, स्मॉल कवर ट्रे होना चाहिए। जब भी हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं तो एक स्मॉल ट्रे बनाते हैं जिसमें कि मेडिसिन लोड रहता है। शॉर्ट वीडियो जब मैं डाली थी तो उसमें दिखाई थी, जिसमें मेडिसिन था, किडनी ट्रे था, और बॉल में एक स्टेराइल कॉटन के साथ स्प्रे
रखी थी मैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इक्विपमेंट अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं बताऊँ, प्रोसीजर आप ध्यान रखिए, इक्विपमेंट आराम से एग्जाम में लिखा जाएगा या फिर वाइवा में आप बोल लीजिएगा। आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसी तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है कि कौन चीज़ें कहाँ से हमें जल्दी से हो जाए। सबसे पहले तो हैंड वॉश कर लेना है प्रोसीजर में। इसके बाद प्रिपेयर कर लीजिए मेडिसिन को, और इसके बाद आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट, प्रिपेयर साइट। 5 चीज़ों को आप लिख सकते हैं एग्जाम में आया तो। पेशेंट, डोज, टाइम जो मैं पहले आपको बताई, नीडल इंसर्टेड 90 डिग्री एंगल, होल्डिंग द सिरिंज बैक ऑफ पिस्टन। जो ये सिरिंज होता है इसको बोल रहा है कि पीछे कीजिए थोड़ा सा। और इसके बाद रिमूव द नीडल क्विकली एंड मसाज क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, कन्फ्यूजन आपको होगा, डेल्टोइड साइड पे कभी भी मसाज नहीं करते क्योंकि सबक्यूटेनियस में आने की चांस रहती है, सबक्यूटेनियस लेयर में। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देते हैं तो यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, और क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप मसाज मत कीजिएगा। और एक बार मैं आपको अच्छे से प्रोसीजर बता देती हूँ ताकि और आपको कहीं देखने की ज़रूरत ना हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, मेडिसिन आप लोड किए और आए, यहाँ पे सबसे पहले क्लीन किए, 90 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है इस तरह से पकड़ के। और साइड सभी जगह का मैं बता दी तो साइड को ध्यान रखते हुए इंसर्ट करके कुछ देर छोड़िए और इसके बाद निकाल लीजिए और ये यहाँ पे कॉटन लगा दीजिए। हो गया आपका, इतना ही प्रोसीजर है IM का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका आफ्टर केयर में क्या करना है, तो कोई ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सा देखे थे कि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट किए और थोड़ा सा ऊपर क्यों करते हैं, देखते हैं कि सही में IM में ही गया है कि नहीं गया है। और कोई अगर ब्लीडिंग हो तो उसे इमीडिएट इंजेक्शन को हटा देना होता है। इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर की। इंसर्टेड एंड सिरिंज बैक पिस्टन, ताकि देखते हैं कि वहाँ से ब्लड उलट तो नहीं आ रहा है। आफ्टर केयर में ब्लीडिंग देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इक्विपमेंट को रिप्लेस कीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। एडवांटेज क्या है, यहाँ से यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है मसल्स में और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन कंपेयर टू ओरल एंड सबक्यूटेनियस एंड ओरल के अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वही IV के कंपेयर में कम होता है। अवॉइड गेस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें कोई मसल में गया तो गेस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे होगी, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में एक्सपर्ट ट्रेंड चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि आप देखें कि लोग, क्योंकि बटक्स उनको आसान लगता है इसीलिए बटक्स में देते तक, जबकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होती है इंजरी होने की। वही हमारा ये जो वेंट्रोग्लूटियल है वो ज़्यादा सेफ है, फिर भी लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। IM लैंडमार्क थोड़ा डिफिकल्ट होता है और रिस्क ऑफ नर्व इंजरी जो कि हम लोग आगे पहले ही देखें। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि हमारे सिलेबस में है, बताना है आपको। तो इन्फ्लामेशन साइट अपसेस, एट्रोपी, रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, एब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट IM के बाद हमें IV देखना है, तो वेन में सीधा वेन पंचर करके इंजेक्शन को इंसर्ट करना, मेडिसिन को देना। कॉमन साइट हमें देखना है, तो 4 आर्म में एक सिफाइलिक वेन होता है, वेस्लिक वेन होता है, मेडियल के वाइटल वेन। बैक ऑफ हैंड इधर के साइड में डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स जो इधर हो गए। इसके बाद सिफैलिक वेन इधर होता है हमारा, वेस्लिक वेन इस साइड में। इस तरह से ये इतने साइट होते हैं IV इंजेक्शन के लिए। इन्फेंट में स्काल वेन भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से विजिबल उनमें नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई बार स्काल्प वेन का यूज़ किया जाता है इन्फेंट में। इंडिकेशन क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब इसमें इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में रैपिड एब्जॉर्प्शन इस रूट से हो पाती है। सबसे ज़्यादा रैपिड एब्जॉर्प्शन इसी रूट से होता है। अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशन, कोई पेशेंट अगर ओरली नहीं ले पा रहा है तो भी हम लोग IV देते हैं। और क्रिटिकल केयर सिचुएशन में भी ICU में हमेशा आप देखे होंगे वेन के थ्रू ही मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होता है, सिरिंज, नीडल, वेरियस साइजेज अकॉर्डिंग टू नीड, कैसे सेलेक्ट करना है हम लोग नीडल, इस सब में देखेंगे। स्टेराइल कॉटन स्वैब एंड गॉज पेस्ट, स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट होना चाहिए साफ करने के लिए। टॉर्निकेट इसमें अलग से रिक्वायरमेंट होती है वेन को प्रॉपर दिखने के लिए। मेडिसिन एंड एम्प्यूल, जो भी वाइल या फिर जिसमें मेडिसिन होना जरूरी वही तो आप दीजिएगा। प्रोसीजर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको करके दिखा दूंगी। हैंड वॉश और प्रिपेयर कर लेना है मेडिसिन को। नेक्स्ट रीड डॉक्टर ऑर्डर, सेलेक्ट मेडिकेशन, 5 राइट आप लिख सकते हो, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। वॉश हैंड वॉश करके रीचेक द ऑर्डर मेडिसिन कार्ड विद द लेवल ऑफ मेडिसिन, एक्सपायरी डेट, ये सब सारी चीज़ों को आपको देखना है। मिक्स वेल, टेक आउट द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ, जितना चाहिए उतना आप निकाल लीजिए सिरिंज में और पेशेंट के पास मेडिसिन को ले जाइए। मेथड क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे टॉर्निकेट अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप वेन को देखिएगा, इसके बाद एक ऐसे ही टॉर्निकेट जो रहता है उसको अप्लाई कर देना होता है। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद
पुल द टाउट ऑफ एलिस नीडल लाइन विथ अ वेन, इतना 15 से 45 डिग्री एंगल बहुत ज़रूरी है, ये एंगल हमें मेंटेन करना होता है। मतलब हाथ को ऐसे खींचिए और इतना एंगल पे नीडल को कैसे इंसर्ट कीजिएगा बताती हूँ। व्हेन द बैक फ्लो ब्लड आकर, जब देखिएगा कि सिरिंज में ब्लड आ गया तो रिलीज द टॉर्निकेट, इसके बाद मेडिसिन को देना होता है और प्रेशर स्वैब से पंचर साइड को ये कर देना होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे आप मेडिसिन, आपका लोड है, आप यहाँ पे टॉर्निकेट अप्लाई किए हैं, ये हमारा ये सारी वेन है, तो इस वेन में 15 से 45 डिग्री एंगल पे हमने इंसर्ट किया और पिस्टन को जो है वो थोड़ा सा पीछे ये करोगे, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये आप किए पीछे करोगे तो, क्योंकि ये गुड्डा तो आ नहीं रहा है, लेकिन ब्लड आ जाएगा वेन में अगर गया तो। जैसे ही आया तो हमेशा ध्यान रखना टॉर्निकेट आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ब्लड जाएगा कैसे, सॉरी मेडिसिन जाएगा कैसे। और इसके बाद जो भी मेडिसिन है उसको अंदर इंसर्ट कर देना है और इसके बाद कॉटन इसको निकालिए, कॉटन स्वैब से ऐसे ब्लड ना आए इसके लिए प्रेशर दे दीजिए, बस खत्म, इतना ही आपको करना है। यही था हमारा आईवी। एडवांटेज क्या है, क्विक ऑनसेट एक्शन होता है, नो एब्जॉर्प्शन नीडेड बिकॉज डायरेक्टली ड्रग एब्जॉर्प्शन कहीं जीआई ये सब का है नहीं प्रॉब्लम, सीधा ब्लड में ही जा रहा है। डिसएडवांटेज, हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पहले भी मैं बता दी हूँ जब हम लोग फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन ये सब सारा इससे वाले पहले वाले चैप्टर में कि फ्लेबाइटिस एम्बोलिज्म इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, जब बर्न हो गया हो इस साइड में या फिर कोई इन्फेक्शन हो तो नहीं देंगे आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सेम होता है आईएम। देखिए आपको याद कैसे रखना है, हम लोगों को ये हमारा बोन होता है, इसके बाद हमारा ये जो लेयर है वो मसल का लेयर है, इसके बाद सबक्यूटेनियस आता है, डर्मिस आता है और एपिडर्मिस आता है। तो जो मसल में गया वो सीधा आपको क्योंकि डालना पड़ा तो 90 डिग्री का आता है। सबक्यूटेनियस में थोड़ा ये है तो 45 मतलब एंगल कम होगी, 90 से कम 45 तक आप रख सकते हैं। इसके बाद वेन का हम लोग देखें कि 15 डिग्री में, और वही डर्मिस के लिए 15 डिग्री आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ड्रग इज इंजेक्टेड इन द लेयर ऑफ फैटी टिश्यू विनीथ द अपर लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन हो गया। इसके बाद ये डर्मिस एपिडर्मिस और उसके बाद जो लेयर आती है वो सबक्यूटेनियस होता है। कब इसे यूज करते हैं, जब स्मॉल वॉल्यूम ड्रग रिक्वायर होता है, यहाँ से स्लो एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि यहाँ पे मसल में हमारा ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो पहले सबक्यूटेनियस से थोड़ी थोड़ी स्लो में एब्जॉर्प्शन इससे हो पाती है। जैसे कि इंसुलिन या फिर हिपैरिन ड्रग, जो कि इंसुलिन सबको पता है, हिपैरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ये कोगुलेशन प्रोसेस को रोकता है, तो इसको स्लो चाहिए होता है तब इसे। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसे ब्लीडिंग को रोकना हो तब हम लोग आईवी हिपैरिन को देते हैं। आगे आप फार्माकोलॉजी में पढ़िएगा तो हिपैरिन के लिए आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों रूट रहता है। जब स्लो काम रहता है तो हम लोग हिपैरिन देते हैं। एंगल क्या है, 45 से 90 डिग्री बता दी मैं आपको। साइड क्या है, साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉलेज में ये डमी ऐसा आता है, किसके कॉलेज में एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई लोग कॉलेज में नहीं भी होते हैं। तो ये डमी स्पेशली इसी के लिए होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो पहला तो आउटर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म में, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं दोनों साइड में। नेक्स्ट हम लोग और कहाँ दे सकते हैं, एब्डोमेन। एब्डोमेन का एरिया हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो अम्बेलिकस होता है उससे 2 इंच इधर उधर इसके चारों बगल आप दे सकते हैं। इसके बाद एंटेरियर अपर थाई आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक आता है अपर बैक बिलो स्कैपुला, और एक यहाँ भी हम लोग दे सकते हैं। तो इतने सारे साइट होते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट अगर देखें तो 1 ml हमेशा सिरिंज जो यूज होता है, जैसे कि ये हमारे पास 2 ml है, लेकिन उसके लिए छोटा सिरिंज होता है क्योंकि उसमें यूनिट में करके हम लोग आगे जब सिरिंज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1 ml में यूनिट, जैसे कि 100 यूनिट में 1 ml होता है, तो ये बहुत छोटा इंसुलिन के लिए सिरिंजेस होती है। इस तरह का आप सिरिंज देख सकते हो, बहुत छोटा होता है। इसमें ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है वो यूनिट लिखा हुआ रहता है, और वही ये इंजेक्शन में ml लिखा हुआ है। ml या फिर cc देखने को मिलेगा, और ml cc एक ही चीज़ है। नेक्स्ट कैलिब्रेटेड का मतलब कि जो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है उसी वही इसका मतलब है। हाइपोडर्मिक नीडल, इतना गॉज का आना चाहिए। जो ये नीडल हमारा, इसके अलग अलग गॉज होते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद स्टेराइल कॉटन स्वैब, मिथाइलेटेड स्प्लिट होना चाहिए, किनेटेड, ड्रग ऑर्डर शीट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ड्रग ऑर्डर शीट इंडिया में तो उतना लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन आप यही अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट का नाम, ड्रग नेम, ये सब सारी चीज़ें इक्विपमेंट में लेके जानी होती है पेशेंट के साइड, ताकि कोई एरर ना हो।
और इसमें जो है प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको क्या करना होता है इस प्रोसीजर में कि जैसे कि हमें इंसुलिन हमें ये सबक्यूटेनियस में देना है, तो पिंच करना होता है ताकि मसल में ना चला जाए। और 45 से 90, मतलब अगर ज़्यादा मोटा पर्सन है, ओबेस पर्सन है, तो 90 डिग्री आपको करना है, और पतलू है तो इसमें 45 एंगल पे आप ऐसे इंसर्ट करोगे। ये नेवल से 2 इंच बस इधर होना चाहिए, बाकी वही सारी प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज क्या है, तो मेडिकेशन जो एब्जॉर्ब स्लोली होता है, लॉन्गर पीरियड टाइम तक अगर कोई मेडिकेशन का इफेक्ट हो तो हम लोग इस रूट को लेते हैं। लेस पेनफुल ये होता है, इन्फेक्शन जनरली लिमिटेड इस एरिया में होती है, फैट है वहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लोअर। अब जो एडवांटेज था वही डिसएडवांटेज हो गई, मतलब इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इस रूट को हम लोग कैसे प्रेफर करेंगे, बहुत कम एब्जॉर्प्शन करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ब्लड सप्लाई लो होती है, पहले भी मैं बताई मसल के कंपेरिजन में। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंजेक्शन साइट कंडीशन, इन्फ्लामेशन, एंडीमा, इंजरी, ब्लड फ्लो इम्पेयरमेंट, ये सारी चीज़ें हो उस पेशेंट को ये रूट प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में अब हमें सबक्यूटेनियस से ऊपर जाना है तो एंगल भी हमारा कमेगा। देखिएगा आप, इंजेक्शन एडमिनिस्टर इनटू डर्मिस, जो कि पहले एपिडर्मिस होता है, इसके बाद डर्मिस, तो यहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है। पर्पस क्या है, सब ये जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि मेडिसिन को सबसे पहले टेस्ट करने के लिए इस एरिया में सबक्यूटेनियस में देंगे, और वो देखते हैं कि अगर मतलब कोई इन्फ्लामेशन हो गया, मीन्स कि उनको टीबी का बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। और क्या, एलर्जिक, जैसे कि पेनिसिलिन एक कॉमन है, घर में भी किसी को अगर आप देखे होंगे तो पेनिसिलिन देने से पहले टेस्ट किया जाता है, जो कि ये जो हमारा इंट्राडर्मल रूट है उसमें चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो अगर कोई रिएक्शन भी हुआ तो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं होगी, इसीलिए पहले चेक किया जाता है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन लोकल इफेक्ट, लोकल एनेस्थीसिया, जिनको नोवोकिन ये सबको भी यूज करना होता है, ये रूट को ज़्यादातर टेस्ट ये सब के लिए ही यूज करते हैं। तो कॉमन साइट बोल रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग 4 आर्म में ही ज़्यादातर ये हमारा साइट होता है, अपर बैक बिलो द स्कैपुला। स्कैपुला जो है हमारा, यहाँ पे भी हम लोग बस एंगल का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग देखें कि सबक्यूटेनियस यहाँ पे दे सकते हैं, डेल्टोइड मतलब मसल में आईएम भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि 90 डिग्री एंगल आप दिए तो वो मसल में चलेगा, क्योंकि स्किन में है क्या, बोन है, इसके बाद मसल है, सबक्यूटेनियस लेयर है, इसके बाद डर्मिस लेयर है, तब डर्मिस लेयर, तो हमें डर्मिस में देना है, तो हम लोग एंगल 15 डिग्री मेंटेन करके और दे सकते हैं। अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, यही अपर आर्म को बोल रहा है, और जो सेकंड था वो स्कैपुला के नीचे भी हम लोग देते हैं, सबक्यूटेनियस में भी हम लोग देते हैं। नीडल यूज कितना करेंगे, 26 से 27 गॉज, क्योंकि जितना गॉज बढ़ता है सबको पता है कि उतना नीडल की साइजेज कमते जाती है, तो क्योंकि हमें 15 डिग्री ही ये करना है, तो इतना छोटा हम लोग गॉज का नीडल जो है वो यूज करते हैं। नीडल आगे मैं दिखाऊंगी। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, सिरिंज, नीडल, वेरियस साइजेज जैसा नीड है, जैसे कि हम लोग पहले देखें, कम ही जाना है तो छोटा रहेगा। स्टेराइल कॉटन साफ होना चाहिए। मेथालेटेड स्पिरिट, किडनी ट्रे, ड्रग सीट, नॉर्मल सी चीज़ें। मेथड क्या है, दिस मेथड यूज फॉर स्किन टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट, होल्ड द स्किन एंड ग्रास्पिंग 4 आर्म को। और इसके बाद आपको क्या करना है, विद बॉवेल नीडल फेसिंग इंसर्ट, हमेशा कभी भी इंजेक्शन देते हैं तो ये जो बॉवेल है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, और ये जो है आप 10 से 15 डिग्री के एंगल पे आप इंसर्ट करोगे, और मेडिसिन को इसमें स्लोली इंजेक्ट करना होता है, और इतना ही आप दे सकते हो, 0.01 से 0.1 आप मेडिकेशन इंजेक्टेड इंट्राडर्मल। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होते और यहाँ पे फुल भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही मेडिसिन रहती है। टेक आउट द नीडल क्विकली, डू नॉट मसाज एरिया, मेडिसिन आप दे दिए उसके बाद निकाले, और कभी भी इस एरिया को मसाज आपको नहीं करना है। तो ये थी इतनी चीज़ें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, क्योंकि 1 शॉट है, मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रही हूँ। अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके हमें बताइएगा। इस रूट का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें देखना होगा। तो ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कम एंगल पे कोई भी इंसर्ट कर सकता है। विजुअल असेसमेंट, ड्रग्स यहाँ पे जमा हो जाती है और अच्छे से हम लोग इसे देख सकते हैं। स्लो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है। डिसएडवांटेज, इट लीड टू सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, इसलिए तो इस एरिया को यूज़ करते हैं कि कोई रिएक्शन हो तो वो ड्रग आगे नहीं देंगे। इट इज़ मोर पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये। अब हमें देखना है, फाइनली हम लोग पैरेंटल रूट ख़त्म कर लिए।
देखिए, आपको ये और कुछ आए या ना आए, बाकी सारी चीज़ें तो आप कर लोगे, लेकिन पैरेंटल रूट आपको आईएम आईवी में क्या डिफरेंस है, कितना एंगल है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंगल के लिए कुछ नहीं, मसल में दे रहे हैं तो 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस में दे रहे हैं तो 45, वही वेन में 15 से 40, और जब ये इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो 15 डिग्री, क्योंकि ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद क्या मेथड प्रोसीजर है, आप एक बार फिर से देखो, नोट्स को पढ़ना, नोट्स में आप आज बताऊंगी, वैसे नोट्स आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, लेकिन अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको वेटर में ही मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ताकि अच्छे से आप एग्जाम टाइम में पढ़ सको। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विपमेंट, सिरिंज, नीडल, कैनुला, इन्फ्यूजन सेट, इस सब का पार्ट हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सिरिंज देख लेते हैं। ये हमारे पास सिरिंज है, इस नीडल को मैं निकाल देती हूँ। तो पार्ट ऑफ सिरिंज क्या क्या होता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है वो टिप है, ये वाला एरिया को हम लोग बैरल बोलेंगे, और क्योंकि इसको पकड़ते हैं पंख टाइप है, इसको फ्लैंजेस बोल देंगे। और ये जो सारी चीज़ें वो वॉल्यूम मार्क किया हुआ है, जो कि कई बार एमएल और सीसी में आपको देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि इसको पकड़ते हैं, तो पकड़ने से आप प्लंजर याद रखिएगा, और ये पकड़ने वाला कहीं लास्ट फास्ट है, तो इसे प्लंजर टिप बोलते हैं, और ये जो है वो टिप है, नॉर्मल है। बहुत टाइप के सिरिंजेज होते हैं, अब देखिएगा, मोटा होगा, छोटा होगा। तो 1 ml जिसमें यूनिट में रहते हैं, वो हम लोग देखे पहले ही, इंसुलिन वाला 2 ml का हो सकता है, ये बेसिकली 2 या 3 ml का है, 2.5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसे हो सकता है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा डोज देना हो तो आप बड़ा लीजिएगा, और कम देना हो तो कम लीजिएगा। टाइप ऑफ सिरिंजेज, टिप के बेसिस पे टाइप हमें देखना है। एक ल्यूकर लोक टिप होता है, जिसमें कि ल्यूकर लगे होते हैं। इसका बेसिक सा पर्पस होता है कि अच्छे से इसमें निडल जो है वो अच्छे से लग जाती है, लीकेज होने का कम चांस होता है। एक स्लिप टिप आता है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच में होता है, अच्छे से इसमें भी कनेक्ट होती है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ रहता है। इसेंट्रिक टिप जो होता है वो नीचे रहेगा, इसका ये जो टिप है। और एक कैथेटर टिप होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका बहुत ही नुकीला होता है, जिससे कि हम लोग वुंड को साफ, सब इरिगेशन प्रोसेस में इसे हेल्प लेते हैं। इंसुलिन सिरिंज, जो कि हम लोग पहले देखे, जो कि एक लो डोज का आता है, छोटा वाला, और एक बड़ा वाला, जिसमें कि 100 यूनिट रहेगा। 100 यूनिट मतलब 1 ml होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निडिल का पार्ट, जिसमें कि हब, इस एरिया को हब बोलते हैं, इसको साफ्ट बोलते हैं। ये जो है हमारा बेवल है, और ये लूमेन है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। टाइप्स देखें या फिर साइजेस देखें, तो ये बहुत बड़ी मतलब कि 21, मतलब 6 से लेके 6 से शुरू होगा, जो कि बहुत बड़ा होगा। गॉज में आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे गॉज घटेगी, साइज बढ़ेगा, और अगर ये गॉज इसका साइज ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि सिरिंज छोटा होते जाएगा। बस इतना सा आप, यही तो कैनुला में भी फॉलो होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ निडल में एक हाइपोडर्मिक आता है, जो कि डर्मिस लेयर से नीचे, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। और देख सकते हैं आप, आईएम के लिए हमेशा इतने गॉज का निडल यूज करेंगे, और सबक्यूटेनियस के लिए 25 से 30, और इंट्राडर्मल के लिए 26 से 30। स्पेशल निडल कुछ होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, एनेस्थेसिया निडल, जो बड़े वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग गॉज के, ज़्यादातर इंडिया में 14 से 27 ही यूज होता है, तो इसका अलग अलग कलर होता है, और इस तरह से होती है। ये हमारा निडल खत्म होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्फ्यूजन सेट। ये हमारे पास इन्फ्यूजन सेट है, किसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इस तरह से इन्फ्यूजन सेट होता है, इसी को आईवी सेट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप चेम्बर, और ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं, जो कि हमेशा वो बॉटल में जाता है। इसके बाद आगे जो है ये वाला रेगुलेटर है हमारे पास। इसके बाद ये जो है वो ट्यूबिंग हो गया हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद ये इंजेक्शन साइट होता है, और ये नीडल होता है। तो ये इतना पार्ट आपको आना चाहिए, जो कि सिंपल है। ये इसी को हम लोग इंट्रा आईवी सेट भी बोलते हैं। डिवाइस यूज पर डिलीवर मेडिकेशन, न्यूट्रिएंट डायरेक्टली पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में भेजना हो, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन सेट को। और ये बड़ों के लिए बड़ा होता है, छोटों के लिए छोटा होता है। जैसे ये इसमें 20 ड्रॉप है इन्फ्यूजन सेट जो है, और वही एक 60 ड्रॉप का भी आएगा। तो इस तरह से इसके साइजेज जो है वेरी करते हैं। ये जो हम लोग देखे एडल्ट के लिए था, और बच्चे के लिए छोटा। अब हम लोग वाइल एंड ये जो हमारे पास एम्प्यूल है उसके बारे में देख लेते हैं, कि और फिर देखेंगे कैसे हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो टाइप ऑफ वाइल में, वाइल जो है स्मॉल कंटेनर, यूजुअली फ्लैट बॉटम कंटेनर मेडिसिन। ये कितने टाइप के होते हैं, ग्लास मेडिसिन होता है, प्लास्टिक वाइल एंड सिलिकॉन वाइल होता है। सबसे ज़्यादा ग्लास वाइल हॉस्पिटल में यूज होता है। द मोस्ट यूज मटेरियल फॉर वाइल इज अ ग्लास, पॉपुलर ड्यू टू लॉन्ग सेल्फ। इसका होता है ज़्यादा दिन तक इसमें ड्रग का सेल्फ रह सकता है, ये ज़्यादा दिन तक इसकी लाइफ होती है। साइंस लैब
प्लास्टिक वाइल, सेंट्रीफ्यूज जो स्टोर होते हैं वो प्लास्टिक वाइल होते हैं, हॉस्पिटल में उतना भी यूज़ नहीं होगा, ये लैब में यूज़ होता है। सिलिकॉन वाइल होता है जो कि मतलब दिखते रहता है, और ये जो है वो सिलिकॉन वाइल आ रहा है ऑफन प्रीफर्ड रेगुलर ग्लास वाइल। इसका प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यही यूज होगा। देखो ये है सिलिकॉन वाइल जो कि दिखते रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। वही हमारा ग्लास वाइल जो कि हम लोग हमेशा हॉस्पिटल में देखते हैं। प्लास्टिक वाइल हमेशा लैब में यूज होता है। नेक्स्ट ये है हमारे पास एम्प्यूल, जो कि एम्प्यूल इज अ टीनी सिंगल डोजेज वाइल, इसमें सिंगल डोज और इसका नेक जो है वो सील होता है। ये 2 टाइप के हो सकता है प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक वाला नहीं यूज होता है इंडिया में, तो हम कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी इसका टाइप्स बुक में है तो हमें पढ़ना है। ग्लास में मोस्टली यही ग्लास वाले ही होते हैं। क्रैकिंग टॉप, इसको तोड़ना थोड़ा सा मतलब हैसल हो सकता है, तो हमें बहुत अच्छे से तोड़ना होता है। डिफरेंस देख लेते हैं। तो एम्प्यूल जो है, ये जो एम्प्यूल है वो हार्मेटिकली सील्ड नेक होता है, इसको तोड़ना पड़ता है, जो कि सब लोग तोड़ नहीं पाते हैं। इसको एक बार में एक ही टाइम यूज करना, दोबारा नहीं यूज कर सकते। वाइल में जो है वो सील हो सकते हैं और नेक नहीं भी सील्ड हो सकते हैं, और स्टेराइल होता है, और इसे हम दोबारा भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें ज़्यादा डोजेज, मतलब एक बार या फिर एक से ज़्यादा बार भी इसमें डोजेज रहती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एम्पूल या वाइल से कैसे निकालते हैं मेडिकेशन। तो स्पेसिफिक इक्विपमेंट जैसे कि सिरिंज एंड नीडल होना चाहिए मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रिपेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड पेरेंटल मेडिकेशन, इसमें सिलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड नीडल, यूज टाइप ऑफ लोकेशन इंजेक्शन, मतलब कि कहाँ देना है हम लोग देखें कि अलग अलग के लिए अलग अलग वाजेज हम लोग देखे पहले, तो उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीडल मतलब कि ये क्या किया आपकी नीडल के साथ आप इसमें इंसर्ट करोगे, और वो नीडल को चेंज करना है और दोबारा लेना है, नहीं तो इसका नोक जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण अगर पेशेंट में गया तो उनको हार्म कर सकता है, तो वो नीडल को हटा देना होता है। नीडल चेंज आफ्टर मेडिसिन लोड, न्यू नीडल इंजेक्ट करना है। और सिरिंज यूज वाइल मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर 1 यूज। मल्टी डोज वाइल मस्ट बी लेबल विथ अ डेट। अगर वाइल यूज कर रहे हैं जिसमें मल्टी डोज हो, तो उसमें आपको लेबल करके रखना है, क्योंकि उसका एक्सपायरी मतलब आपको पता चल सके कितना दिन तक उसका लाइफ है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, नीडल इंसर्ट किए और इसमें से निकाल लिए, मतलब एम्पल को तोड़ के निकालें, और इसके बाद आप उसको चेंज कीजिए और दूसरा बस नीडल लगा दीजिए। यही इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ इक्विपमेंट डिकंटामिनेटेड एंड डिस्पोजल, मतलब कैसे इसे डिस्कार्ड, कहाँ डिस्कार्ड आप करोगे। तो देखिए नीडल को वाइट कंटेनर में जो कि पंचर प्रूफ होता है उसमें डालना होता है, वेस्ट मैनेजमेंट में मैं आपको पढ़ाई हूँ। सिरिंज एंड ये जो और आईवी सेट हमारा था उसको डिस्कार्ड करना होता है रेड वाला में। अगर सिरिंज और नीडल एक साथ लगा हो तो फिर वाइट में डालेंगे, और ऐसे हो तो इसे रेड में डालना हो। ये केयर ऑफ इक्विपमेंट डिकंटामिनेशन, मतलब कि अगर दोबारा यूज करना हो, जैसे हम लोग ग्लास वाले पहले यूज किया जाता था, जो सिरिंज होती थी ये ग्लास का होता था, तो उसको हम लोग स्टेरलाइज करते थे अच्छे से, तब यूज करते थे। लेकिन अभी उसे डिस्पोजेबल दोबारा यूज नहीं किया जा रहा, तो आपको कहाँ ये करना है बस वही लिख देना, बता देना, आपको पता होना चाहिए। इन्फ्यूजन सेट का भी डिसकंटामिनेटेड एंड डिस्पोजल के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, ये रेड में ही डालते हैं हम लोग। अगर इसमें जैसे कि इन्फ्यूजन सेट बीटी सेट होता है उसमें ब्लड हो, तो उसे हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट येलो में डालेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। नीडल की वजह से कई बार प्रिक होते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो उससे कैसे हमें बचना है। तो नीडल स्टिक इंजरी जब पेनिट्रेटिंग वेंट कॉज एंड नीडल या फिर अदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे आप एम्प्यूल तोड़ रहे थे तो उससे अगर हुआ और वो कंटामिनेटेड है, अदर बॉडी फ्लूइड है, तो वो हेल्थ फैकल्टी को भी होने के चांसेस होती है। क्या रिस्क होता है अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो, ब्लड बॉर्न पैथोजन जो ब्लड में होते हैं अगर आपके भी में चले जाए तो ये HIV या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करवा सकते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करवा सकते हैं। इन्फेक्शन रिस्क वेरी, ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन आपको कितना होगी, कितना आपके अंदर वो नीडल गया था या फिर शार्प ऑब्जेक्ट गया था, कितना वॉल्यूम में ब्लड गया था। इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या करना है, क्योंकि आप कितना भी करो कई बार हो जाती है नीडल स्टिक इंजरी, ऐसा तो आपको बच के रहना है। तो वॉश वुंड विथ सॉप एंड वाटर, कभी भी हुआ तो सॉप एंड वाटर से वॉश कर लीजिए। इसके बाद अगर माइनर ब्लीडिंग हो तो कोशिश कीजिए कि वो ब्लीडिंग निकले बाहर, ताकि पैथोजन आपके बॉडी में अंदर जाके हार्म ना करे। रिपोर्ट इंसिडेंट सुपरवाइजर, जो इन्फेक्शन कंट्रोल के सुपरवाइजर हर एक हॉस्पिटल में होते हैं, तो उनको आपको बताना है और डॉक्यूमेंट करना है, इंसिडेंट्स को लिखना है कि मेरे साथ ये हुआ। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसका मतलब होता है कि क्या आप बचाव कैसे कीजिएगा अगर आपको ऐसा हो गया हो तो। हेपेटाइटिस बी वायरस से बचने के लिए हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीनेशन लगवाना होता है। HIV से कैसे हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मतलब बचाव करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी
72 मतलब 3 दिन के अंदर आपको ले लेना है, जो कि HIV ट्रांसमिशन रिस्क को कम करेगा। हेपेटाइटिस सी का भी आप एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आप इंजेक्शन ले सकते हैं, जिससे हेपेटाइटिस सी से बचाएगा। प्रिवेंट कैसे करना है, ये तो हो गया, तो आपको करना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है प्रिवेंशन पे ही। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव, मास्क, आई प्रोटेक्शन यूज करना है। सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प, जैसे कि यूज शार्प कंटेनर, अवॉइड रिकैपिंग ऑफ नीडल, कभी भी आप यूज किए तो इस तरह से नीडल को आप लगाइएगा, और सॉरी ये हो जा रहा है, और कभी भी इसे खुला नहीं छोड़ना है, जिससे आप बच सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है कि हैंडल ऑल ब्लड, जब भी किसी भी फ्लूइड को कहीं पे भी आप गिरे देखते हो तो उसको आपको एज्यूम करना है कि इन्फेक्शियस से, कभी भी बिना ग्लव से ऐसा कि आप टच नहीं कीजिएगा। यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंसली, ये सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा PPE का यूज़ करना है। नहीं तो आपको अगर ये सब कंडीशन हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरों को क्या केयर दीजिएगा, खुद अगर बीमार हो गए तो। फॉलो अप, अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गया हो तो क्या फॉलो अप करेगा कि मेडिकल इवैल्यूएशन, हम हमेशा आपको देखना है कि कोई मेरे अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं ना हेपेटाइटिस या फिर HIV का आ रहा है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी आपको करवाना होगा, सीरम का टेस्ट भी करवाना होगा। काउंसलिंग एंड सपोर्ट, अगर आपको हो गई हो तो काउंसलिंग भी लीजिए कि अब मैं क्या करूँ, आप इन्फेक्शियस वाले लोगों से पूछे, वो बताते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टाइप पर्पस इक्विपमेंट ये सब देखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको बताई, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन लोकली स्किन फॉर्म द लोशन, पाउडर, ऑइंटमेंट जो हम लोग स्किन पे लगाते हैं, वो टॉपिकल रूट आता है। टाइप्स कितने होते हैं, क्रीम्स आता है, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन। अगर आप ये क्या होता है जानना चाहते हो तो आप फॉर्म ऑफ, जो डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेशन का वीडियो डाली हो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। स्प्रे के फॉर्म में, ड्रॉप्स, ये सब के फॉर्म में ये आता है। पर्पस क्या है, लोकलाइज ट्रीटमेंट करना हो, सिम्टम से कोई रिलीफ पाना हो, मॉइस्चराइजिंग के लिए, या फिर प्रोटेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, डिलीवरी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट मेडिकेशन डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे, जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन होना हो उस टाइम पे आपको यूज़ करना हो, तो हम लोग ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। साइट हमें ध्यान रखना है, तो साइट में स्किन आता है, आई आता है, ईयर आता है, नोज आता है, जिसमें नेजल स्प्रे, ड्रॉप, ये सब एलर्जी के टाइम पे डालते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कैविटी में जो ओरल जेल्स, जो माउथ वाश, ये सब यूज़ करते हैं, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन सारा जो यूज़ किए। आर्टिकल्स क्या होता है, ट्रे कंटेनिंग मेडिसिन, ऑइंटमेंट, जो आप यूज़ करें वो मेडिकेशन आपके पास होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए ताकि आप वॉश करोगे, किडनी ट्रे होना चाहिए वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। प्रोसीजर क्या होगा, मेडिकेशन ऑर्डर चेक द, पहले पेशेंट सब ऑर्डर है, सब देख लीजिए और हैंड वॉश कर लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और एरिया जहाँ पे लगाना है उसको एक्सपोज कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप वॉश और क्लीन एंड ड्राई, जिस एरिया पे अप्लाई करना है उसको सबसे पहले आप वॉश करोगे, क्लीन करोगे, क्योंकि अगर कोई और बैक्टीरिया रहा तो फिर ड्रग का इफेक्ट नहीं देख पाएगा। तब आपको टॉपिकल प्रिपरेशन, मतलब टॉपिकल चीज़ें लगा देनी है। एप्लीकेशन नेक्स्ट हमारा ये जो यहाँ पे आता है, आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन का तो हम लोग देख लें कि ऑइंटमेंट कैसे यूज करें। म्यूकस मेम्ब्रेन का थोड़ा सा बता देती हूँ, एग्जाम में ये टॉपिकल ही पूछेगा, इस तरह से एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको बस सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्सेस एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, वेराइटी ऑफ फेज, जैसे कि आई ड्रॉप। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब क्या कि हमारे कैविटी का जो प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें मेडिसिन को इंटरसेप्ट करना। तो आई ड्रॉप, गार्गलिंग, सपोजिटरी, रेक्टम और वेजाइनल जो सब सपोजिटरी होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू मेडिकेशन को डाल जाता है। स्प्रेइंग बॉडी कैविटी, तो कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो दे रहे हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में मेडिसिन को इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम में टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंस्टिलेशन और इरिगेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इंस्टिलेशन में जो है वो, इंस्टिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड को आप अंदर डाल रहे हैं, वो प्रोसेस। इंस्टिलेशन ऑफ, सबसे पहले ईयर हमें देखना है, तो डेफिनेशन देखें तो डिफाइन एज ए इंस्टिलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप इनटू द ऑडिटरी कैनाल फॉर द लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट के लिए ऑडिटरी कैनाल में ये किसी फ्लूइड या फिर मेडिसिन को डालना। पर्पस क्या होता है, ईयर एक किसी को हो रहा है तो उससे रिलीफ दिलवाने के लिए, या फिर लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकता है। इक्विपमेंट क्या होगा, एक ट्रे कंटेनिंग में प्रेस्क्राइब मेडिसिन होगी, ईयर ड्रॉप, कॉटन स्वैब होगा, नॉर्मल सलाइन होगी, ग्लव्स होगा, किडनी ट्रे होगा। प्रोसीजर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, रिव्यू द मेडिकेशन ऑर्डर, कंफर्म डोज, टाइम, अमाउंट ऑफ ईयर, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई पेशेंट, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, हैंड को वॉश करना है, ग्लव्स पहन लेना है आपको। क्लीन द ईयर कैनाल यूजिंग कॉटन एप्लीकेटर, आप देखे होंगे कॉटन एप्लीकेटर जो आता है उस स्टिक रहता है और वहाँ पे कॉटन रहता है, एंड नॉर्मल सलाइन से डाल के पहले क्लीन करना है।
पोजीशन हमेशा आप साइड लेंगे या फिर सिटिंग आप दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्ट्रेट ईयर कैनाल पुलिंग ऑरिकल अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये पहले भी मैं बताई थी कि जब भी एक कोई एडल्ट हो तो ऑरिकल को अपवर्ड एंड आउटवर्ड खींचना है, कान को जो बाहर का हमारा ऑरिकल होता है, एंड बच्चे के लिए इनवर्ड एंड बैकवर्ड खींचना होता है। इसके बाद आप ड्रॉप को डाल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नॉर्थ स्टेट सब में भी मतलब कॉम्पिटेटिव में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। जेंटली इंसर्ट, और इसको कैसे याद रखना है पहले वाले में वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेंटली इंसर्ट लूज कॉटन सा मियाटस रिमेन पेशेंट साइड लेइंग 10 से 15 मतलब डाल के मेडिसिन और छोड़ देना है, और इसके बाद रिप्लेस आर्टिकल वॉश हैंड एंड डॉक्यूमेंट आपको कर देना है। नेक्स्ट हम लोग आई इंस्टॉलेशन देखते हैं, जिसमें कि आई ड्रॉप हमारे आई में या फिर किसी के आई में डालना। डिस्पेंसर मतलब स्प्रेड करते हैं स्टेराइल ऑप्थैल्मिक मेडिकेशन को सीधा आई में डालना, उसको इंस्टिलेशन हम लोग बोलेंगे। पर्पस क्या है, डायलेट या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करना हो पीपल को तो हम लोग यूज करेंगे, इंस्टिलेशन करते हैं। पेन या डिस्कम्फर्ट के लिए मेडिसिन डालते हैं। एक एज एंटीसेप्टिक भी ये यूजफुल होता है, और इन्फ्लामेशन को भी रिलीफ देता है, ये इसका पर्पस है, इसलिए इंस्टिलेशन करते हैं। इक्विपमेंट क्या चाहिए, मेडिकेशन ट्रे, आई ड्रॉप होगा, कॉटन स्वैब होगा, स्टेराइल वाटर इन बॉल, ग्लव्स एंड किडनी ट्रे होगा। चेक फिजिशियन ऑर्डर प्रोसीजर में, इसके बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट, वॉश हैंड, आप यहाँ पे भी 5 जो ये राइट है वो लिख सकते हो। एक्सप्लेन प्रोसीजर और सुपाइन पोजीशन दे सकते हो, और इसके बाद क्लीन करना है आपको आई को, कैसे, इनर टू आउटर कैंथस, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये इनर टू आउटर कैंथस की आपको क्लीन करना होता है। एक स्वैब को एक ही बार यूज करना होता है। आस्क द पेशेंट लुक अपवर्ड एंड जेंटली जो है वो उसके इनर आईलिड को आप ये करोगे, इसका तो इनर आईलिड है नहीं, नीचे करेंगे, और इसके बाद होल्ड द ड्रॉपर अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव आई, अलाउ द ड्रॉप फॉल 2 सेंटीमीटर हमेशा ऊपर रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आस्क द पेशेंट जेंटली क्लोज आई, कंफर्टेबल वो ये करेगा, क्लोज करेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट आता है नेजल इंस्टिलेशन, जिसका नेजल मेडिसिन इज ए गिवन फॉर्म ऑफ नोज ड्रॉप एंड नेजल जो स्प्रे आती है। तो पर्पस क्या है, कंजेशन को रिलीव करना, हमेशा सर्दी हुए सब में हो जाती है, ड्राइनेस को रिलीव करना, कॉम्बैट इन्फेक्शन को मारना, और इसके बाद एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थेसिया भी हम लोग इसमें एडमिनिस्टर करते हैं जब सर्जरी करना हो। इक्विपमेंट में क्या, मेडिसिन ये सब ही रहेगा, किडनी ट्रे सब आप लिख दीजिएगा। प्रोसीजर क्लीन नॉस्ट्रिल, सबसे पहले कैसे टिल्ट करोगे आप हेड को ताकि जेंटली देख सको, और ड्रॉप नियर एंट्री इन्हें आपको करवा देना, जिससे वो इंस्टिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वजाइनल इंस्टिलेशन। वजाइनल मेडिकेशन प्रिपेयर स्पेशली जब वेजाइना वुमेन के वेजाइना में जो मेडिसिन इंसर्ट करेंगे, इंस्टिलेशन वहाँ पे बोला जाएगा। दे आर कंपाउंडेड फॉर्म ऑफ क्रीम, जेल, टैबलेट, सपोजिटरी, ये सारी चीज़ें जो वेजाइनल म्यूकोसा में डाला जाता है। पर्पस क्या है, इन्फेक्शन को कॉम्बैक्ट मारना, इन्फ्लामेशन को कम करना, स्पर्मेटिसाइड स्पर्म को मारने के लिए कई फीमेल यूज करती है, तो वो भी इंस्टिलेशन ही आता है, ड्रग्स को यूज करते हैं। कीमोथेरेपी भी जब सर्वाइकल कैंसर ये सब हो तो वजाइना के थ्रू हम लोग देते हैं, तो ये भी इंस्टिलेशन में ही आता है। इंस्टिलेशन मतलब मेडिसिन को हम लोग इन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को इंस्टिलेशन बोला जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि ब्लैडर में कब इंस्टिलेशन करते हैं मेडिसिन, या प्रोसीजर यूज फॉर ट्रीट इन्फ्लामेशन अगर ब्लैडर वॉल में हो जाए, जिसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं, ये ब्लैडर का इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, तो उस टाइम पे यूज़ करना होता है। फिलिंग ऑफ ब्लैडर विथ अ सॉल्यूशन, और उस कुछ देर के लिए होल्ड करना होता है, ये इंस्टिलेशन प्रोसेस हो गया। रेक्टल इंस्टिलेशन क्या होता है, ह्यूमन रेक्टल रिप्रेजेंट बॉडी कैविटी एब्जॉर्ब, जैसे कि लैक्जेटिव सपोजिटरी जो होता है वो रेक्टम में इंसर्ट करना, ये हमारा ये रेक्टल इंस्टिलेशन आ गया। इंस्टिलेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि मेडिकेशन को डाला जा रहा है, पर्पस क्या है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इस सारी चीज़ों, कंजेशन, अगर नोज में डाल तो कंजेशन सबको ठीक करना, यही इसका पर्पस, और कैसे करना है ये बस आपको पता होना चाहिए। इरिगेशन देखना है, इरिगेशन में फ्लशिंग करना, बॉडी कैविटी को वॉश करना। आई इरिगेशन तो कंटिन्यूअस वॉशिंग द सरफेस ऑफ फ्लूइड, आई मतलब आई के सरफेस को वॉश करना, ये आई इरिगेशन आ जाएगा। पर्पस क्या है, रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम द कंजक्टाइवल सैक से, तब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, इरिगेशन करते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ईचिंग अगर हो रहा हो, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया सब हो, तब भी हम लोग इरिगेट करते हैं, और मॉइस्चर भी आई को प्रोवाइड करना हो तो हम लोग इरिगेट करते हैं। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन चाहिए, वार्म, और ये ध्यान रखना होता है 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर पे आपको चाहिए होगा। डिस्पोजेबल ग्लव होना चाहिए, कॉटन बॉल, स्टेराइल इरिगेटिंग सेट, जिसमें कि स्टेराइल कंटेनर आता है, जिससे कि बल्ब से
सिरिंज लाइफ की होता है, आप सिरिंज से भी कर सकते हो, या फिर इरिगेटिंग एक बल्ब सिरिंज आता है जिससे डाला जाता है। नेक्स्ट इमेशन और इरिगेशन बेसिन होना चाहिए, ताकि जो आप डालोगे वो सिरिंज से वो इधर की ओर आए और बेसिन में जाए। टॉवेल होना चाहिए ताकि नेक पे रखोगे वो और अदर जगह पे वेट ना हो। सॉल्यूशन यूज़ कौन कौन सा करेंगे? प्लेन वाटर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। प्लेन वाटर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, बोरिक एसिड जो कि 2% यूज एंटीसेप्टिक, एक्रीफ्लेविन जो कि 1% एज एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है जब कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो, सिल्वर नाइट्रेट एंड मेक्रोक्रोम 1% एंटीसेप्टिक के रूप में ही ये भी होता है। आई इरिगेशन का प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। तो चेक फिजिशियन ऑर्डर, आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड एक्सप्लेन पोजीशन में आप सुपाइन रख सकते हैं या फिर सीटिंग रख सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल हो। पुट द वाटर प्रूफ सीट, जो हम लोग टॉवेल लिए थे नेक के पास रखना है, वॉश को हैंड करके ड्राई रख कर लेना है आपको अपना। हैव अ पेशेंट पुल डाउन हिज लोअर लीड, जो लोअर लीड होता है इंडेक्स फिंगर के हेल्प से, ये नीचे वाला को लोअर लीड बोलते हैं, तो ऐसे आपको कर लेना है। होल्ड द इरीगेटर अबाउट द, इसको भी ऊपर 2.5 सेंटीमीटर रखना है। फ्लो द इरीगेटिंग फ्लूइड फ्रॉम द इनर, हमेशा इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की ओर जाना है। आस्क द पेशेंट मूव हिज आई इन ऑल डायरेक्शन, ताकि अच्छे से वो इरीगेट क्लीन हो पाए। डिस्पोज ऑफ वेस्ट सेफली, और इसके बाद आपको हैंड वॉश करके डॉक्यूमेंट कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईयर इरीगेशन। ईयर इरीगेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लशिंग करते हैं ईयर का लिक्विड एंड क्लीन, ताकि फॉरेन पार्टिकल को कभी निकालना हो तो हम लोग ईयर इरीगेशन करते हैं। पर्पस टू रिमूव द ईयर वैक्स के लिए, हमें लोग बोलते हैं ना कि अपना कान साफ करवाओ, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो ईयर वैक्स को निकालने के लिए फॉरेन बॉडी को, या फिर कोई मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज हो तभी हमें ईयर इरीगेशन के थ्रू इसे क्लीन करने का पर्पस होता है। इक्विपमेंट में देखें तो इरिगेशन सॉल्यूशन होना चाहिए स्टेराइल कंटेनर में, स्वैब होना चाहिए ताकि वॉश करें पहले। इसके बाद कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, जो पहले मैं बताई कि कॉटन जो रहता है उसको, स्मॉल टॉवेल होना चाहिए, ग्लिटर होना चाहिए। सॉल्यूशन कौन कौन सा यूज करेगा? बोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सलाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्लेन वाटर, ये सारी चीज़ें यूज होती है। कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर्स क्या होगा पहले, और डॉक्टर ऑर्डर हो, जो 5 चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिएगा। सीट द पेशेंट चेयर एंड ईयर इरीगेट फेसिंग नर्स, पेशेंट को आप इस तरह से चेयर पे बैठाए, आप जिस तरह से जिस कान को साफ करना है, इरिगेट करना है, उस तरह से आप बैठे होंगे। सॉल्यूशन इतना डिग्री पे होना चाहिए। नर्स वुड सीटिंग सेम लेवल, और व्हेन कैरिंग द आउट प्रोसीजर, आप डालोगे तो उसी लेवल पे, पेशेंट के लेवल में ही रहना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टल या फिर बॉयल इरिगेशन। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लोनिक लवाज भी बोलते हैं। गवाज का मतलब होता है डालना और नवाज का मतलब निकालना। तो डिफाइन वॉशिंग आउट क्लोन विथ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। पर्पस क्या है? प्रिपेयर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के लिए, अगर रेक्टम का कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जैसे बेरियम को डाल के हम लोग करते हैं तो हमें ये इरिगेट करना होता है, क्लीन करना होता है बिफोर सर्जरी या फिर इन्फ्लामेशन से रिलीफ देने के लिए। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए? फनल ट्यूबिंग विथ अ ग्लास कंटेनर। इसके बाद मेकिंग टोज एंड टॉवेल, रेक्टल ट्यूब प्लेस किडनी ट्रे, और किडनी ट्रे आपके पास होना चाहिए। वैसलीन होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे लगा सको रेक्टल ट्यूब में। प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन, बकेट, बाथ थर्मोमीटर, ताकि आप टेम्परेचर को चेक कर सको। ये फनल एंड ट्यूबिंग ग्लास सेट क्या है? इस तरह से फनल रहेगा जिसमें आप सॉल्यूशन को डालोगे। ट्यूबिंग सेट ये इसके रेक्टम में इंसर्ट किया जाएगा, और ग्लास नीचे रहती है ताकि जो भी यार इरिगेट, ये जो बकेट है उसमें इरिगेशन आ सके। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले वॉश हैंड, प्रिपेयर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड टेम्परेचर 37 डिग्री, अटैच द ट्यूबिंग एंड रेक्टल ट्यूब विथ अ फनल पोर सॉल्यूशन। मतलब रेक्टल ट्यूब को आप रेक्टम में डालोगे और इसके बाद वो जो ग्लास ऊपर की ओर रहता है उसमें सॉल्यूशन को डाल के लुब्रिकेट द टिप रेक्टल, इतना इंच आपको करना है। इसके बाद इंसर्ट करना है, पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथ लीजिए, तब आपको इंसर्ट करना है जिससे पेन कम होती है। इम्पैटी रेक्टम फ्लो इनटू द बकेट, और रिमूव द रेक्टल ट्यूब, रैग पीस के यूज करके आपको उसे निकालना होता है। नेक्स्ट हम लोग वेजाइनल इरिगेशन देखते हैं जिसको डचिंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व वॉशिंग द वेजाइना लिक्विड सॉल्यूशन से, ऐसा तब करते हैं। सिरिंज या फिर डच बैग का यूज करते हैं, इसको हम लोग डच बैग बोलते हैं, या फिर सिरिंज जो हम लोग उस टाइप का देखे थे इरिगेशन वाला, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन वाटर सलाइन या अदर सब्सटेंसेस जो डॉक्टर बोले। पर्पस हाइजीन या फिर प्रिवेंटिंग ट्रीटिंग इन्फेक्शन के लिए वेजाइना को इरिगेशन करना होता है। इन्हेलेशन रूट हमारा आता है तो ड्रग लोकलाइज इन टारगेट ऑर्गन, जैसे कि हमें सीधा अगर लंग्स में भेजना हो जिससे लेस एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम लोग इन्हेलेशन रूट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है नेजल इन्हेलेशन, जिसमें कि मेथड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, आप देख लीजिएगा सिलेबस। मेथड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द इनटू नोज, जैसे कि नेजल स्प्रे हो गया। ओरल इन्हेलेशन में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम विया माउथ, यूजुअली फॉर्म ऑफ स्प्रे एंड एरोजल डाटा इनहेल।
इसमें कुछ नहीं, मतलब कि ओरल इनहेलेशन में क्या बोल रहा है कि माउथ में चीज़ों को रख के और वो उसको इनहेल करना, जो कि एरोजल फॉर्म में जाता है। पर्पस क्या है? फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन लंग्स में डायरेक्ट भेजने के लिए, या फिर लोअर टॉक्सिसिटी हो इसके लिए। हम लोग देखें कि एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। तो एक मेटाडोज इनहेलेशन होता है, इसको मेटाडोज इनहेलेटर बोलते हैं। इसमें मेडिसिन होता है और यहाँ इसको ये वाले पार्ट को मुंह में रखते हैं और ये मेडिसिन जा पाता है। फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लंग डिजीज इंक्लूडिंग अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, थ्रू माउथ एरोजल फॉर्म में ये मेडिसिन जाता है लंग्स में, एरोजल फॉर्म में, मतलब हवा के रूप में ये चला जाएगा, थोड़ा वाटर के रूप में। नेक्स्ट आता है ड्राई पाउडर इनहेलेंट, जो कि हमारे पास ये आपको दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट क्रोनिक लंग डिजीज जैसे कि अस्थमा या फिर सीओपीडी। थ्रू द माउथ यू इनहेल द डिवाइस, इसको माउथ में रखा जाता है और ऑटोमेटिकली रिलीज द मेडिसिन फ्रॉम, इस देखिए ये क्या होता है, इसमें मेडिसिन डाल के और इसको हम लोग क्रश करते हैं तो पाउडर बन जाता है मेडिसिन, और जब इसको हम लोग माउथ में लेते हैं तो ये पाउडर के रूप में लंग्स में सीधा चला जाता है। नेक्स्ट नेबुलाइजर आता है, जो कि लिक्विड मेडिकेशन मिस्ट के फॉर्म में इजिली इनहेल, नेबुलाइजर सबको हॉस्पिटल में देखे होंगे। इसमें ट्यूबिंग होता है, फेस मास्क होता है जो कनेक्ट करके सीधा माउथ में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मास्क रहता है, ट्यूबिंग रहता है और ये नेबुलाइजर। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोट्रैकियल ड्रग एडमिनिस्टर। तो ये क्या है? एंडोट्रैकियल रूट जो है मेडिकेशन यूजफुल फॉर इमरजेंसी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि व्हेन एन आईवी लाइन नॉट अवेलेबल, कई बार आईवी जब नहीं मिल पाती है तो ईटी ट्यूब को माउथ में डाल के इसे यूज किया जाता है। कौन कौन से ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा लीन से कि लिडोकेन या फिर एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन और नैल्ट्रोजोन को हम लोग ईटी ट्यूब के थ्रू सीधा लंग्स में भेजते हैं, उसे एंडोट्रैकियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ईटी ट्यूब अगर आप नहीं जानते तो रेस्पिरेटरी वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बचा है हमारा अदर पैरेंटल रूट, एपिड्यूरल, इंट्राथिकल, सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एपिड्यूरल। इसमें क्या होगा कि प्लेस द मेडिसिन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस नियर द स्पाइन। जैसे मेनिंजस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड की कवरिंग होती है, तो सबसे पहले पाया मैटर आता है, आर्कनोइड मैटर आता है और इसके बाद ड्यूरा मैटर आता है, और ये जो रहती है वो वर्टिब्रल का मतलब बोन रहता है। तो इस तरह से ये जो हमारा ऊपर का लेयर जो डायामीटर है और ये बोन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और इसी में मेडिसिन को इंजेक्ट करना एपिड्यूरल स्पेस कहलाता है। प्लेस द मेडिसिन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस नियर द स्पाइन। इसका यूज कब किया जाता है? रिलीफ, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ में सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। प्रोवाइड एनेस्थेसिया फॉर सर्टेन सर्जरी में भी, और मैनेज सर्टेन कॉजेज ऑफ बैक पेन, अदर फॉर्म ऑफ क्रोनिक पेन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग मेडिसिन डालते तो हमारा स्पाइनल कोड ही पेन को ऊपर ले जा रहा था, इसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इंट्राथिकल। एक बार मैं लास्ट में सबका आपको दिखा दूंगी फिगर, पहले देख लेते हैं इंट्राथिकल। तो इसमें क्या है कि एडमिनिस्टर इज अ रूट ड्रग विया इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कैनाल और इनटू सब आर्कनोइड स्पेस। ये जो था एपिड्यूरल था उसे हम लोग एपिड्यूरल स्पेस में डाले थे। अब जो ये हमारा पाया मैटर है, और जैसे कि ये हमारे पास स्पाइनल कोड है, इसके बाद पाया मैटर आता है और आर्कनोइड मैटर आता है। इसके बीच के स्पेस को सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे CSF रहता है, तो सीधा उस स्पेस में, सब आर्कनोइड स्पेस में मेडिसिन को इंसर्ट करना। यूजफुल फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर कीमोथेरेपी भी इसमें देते हैं। एडवांटेज क्या है कि ड्रग जो है डायरेक्टली मेनिंजस या फिर CNS पे काम करता है, और इस डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत पेनफुल होता है और इस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, हमेशा डॉक्टर इस प्रोसीजर को करते हैं। तो ये चीज़ आपको एपिड्यूरल और इंट्राथिकल पता होनी चाहिए। इंट्राओसियस क्या है कि इन्फ्यूजन ऑफ प्रोसेस इंजेक्टिंग कोई मेडिकेशन या फिर ब्लड प्रोडक्ट को डायरेक्टली बोन मैरो में इंसर्ट करना, ये इंट्राओसियस कहलाता है। इंडिकेशन क्या है? कॉमनली यूज इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, शॉक, ट्रॉमा, रिससिटेशन की दोबारा उसे वापस लाना हो, क्रिटिकल पेशेंट में इस रूट का यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सिमल टिबिया, डिस्टल टिबिया, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और इलियक क्रेस्ट जो है वहाँ पे हम लोग जो है ये इंट्राओसियस रूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, ऐसा हम लोग देखें कि बहुत वर्ष और यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसीलिए जल्दी से मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो ये है आपका एपिड्यूरल स्पेस जो कि लेबर पेन में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंट्राथिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा L1 L2 एरिया वाले में इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंट्राओसियस जो कि इतने साइड पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए अलग नीडल होता है। साइड्स हम लोग देख लिया, अब देख लेते हैं इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल जो
पेरिटोनियल कैविटी है उसमें ड्रग को इंसर्ट करना है। इन दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड पेरिटोनियल कैविटी, जो कि रेफर करता है लार्ज एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, सरफेस ज़्यादा होता है इसीलिए ड्रग एब्जॉर्बेड इनटू सर्कुलेशन रैपिडली सर्कुलेशन में चला जाता है। वैसे इन सब रूटों का बहुत कम यूज होता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में जब किसी का वेन ये सब कोई वर्स कंडीशन हो तभी यूज़ करते हैं हम लोग। रिकमेंडेड रूट कब इसे रिकमेंड किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो तो इस रूट को यूज़ करते हैं ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। ग्लूकोज एंड सलाइन अगर चिल्ड्रन में चढ़ाना हो तब भी हम लोग इंट्रापेरिटोनियल पेट में लगाते हैं, एब्डोमेन में। नेक्स्ट आता है इंट्राप्ल्यूरल, मतलब कि जो प्ल्यूरल स्पेस है उसमें नीडल को इंसर्ट करना। इंट्राप्ल्यूरल ड्रग इज इंजेक्टेड थ्रू अ चेस्ट वॉल इनटू द प्ल्यूरल स्पेस इंस्टिलेटेड थ्रू अ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज मैं आपको बताई थी ऑक्सीजनेशन नीड में, बहुत अच्छे से समझाई हूँ। चेस्ट ट्यूब को डालना या फिर हम ऐसे ही नीडल को चेस्ट वॉल के थ्रू इस कैविटी में डालना, वो हमारा इंट्राप्ल्यूरल रूट कहलाता है। यूजेस क्या है? एनाल्जेसिया को ये प्रमोट करता है, मतलब वहाँ पे अगर पेन हो तो उसे रिलीफ दिलवाएगा। प्ल्यूरल इफ्यूजन को ट्यूब के थ्रू हम लोग निकालते हैं, या फिर कीमोथेरेपी भी इससे जब लंग कैंसर हो तो इससे हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क कैसे करता है। तो इंट्राप्ल्यूररी जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो वहाँ पे पेराइटल प्लूरा एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल को एक पार किया सबसे पहले, डिफ्यूज वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगा, और जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती है उसी को ब्लॉक करता है। इस तरह से एनाल्जेसिक के रूप में ये काम करता है। लास्ट हमारा जाता है इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल क्या है? इंजेक्शन फॉर इन्फ्यूजन मेथड, डिलीवरी ड्रग डायरेक्ट इनटू द आर्टरी में इंजेक्ट करना। एडवांटेज इसका क्या है? कीमोथेरेपी टारगेट ऑर्गन में जब देना हो तो हम लोग आर्टरी का यूज करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ड्रग में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार अदर जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कीमोथेरेपी ड्रग हो गया तो बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है। तो ये हो गया इंट्रा आर्टरियल रूट। सो दिस ऑल अबाउट वीडियो फ्रेंड्स। आपका सिलेबस ख़त्म होता है, 20 घंटे के टॉपिक है अक्रॉस मैं 2 घंटे से कम में ख़त्म की हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने आपको दिया, शायद वो भले ही 2 घंटा में हो गया हो, लेकिन इसको बनाने में मुझे इसका नोट्स ताकि आपको जल्दी से कवर करवाऊँ 10 दिनों का अप्रॉक्स टाइम लगा था। तो बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये जो आपको के में जो सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, मुझे सिल्वर बटन चाहिए, मतलब लाख में करना है। और मैं खुद की तरफ से मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरा सपना है सिल्वर बटन का 1 लाख का, ये आप ही पूरा करवा सकते हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे, और हमें भी जब आप लाइक करते हो, दोस्तों में शेयर करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इतना आप मेरे लिए कर ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से 1 शॉट में देखेंगे। और नोट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, नोट्स आपको बहुत जल्द ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिलने लगेगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और एक बात और, ये जो कैनुला जो हमारा था इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि वैसे मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो कितने साइज, इसको जो है वो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, और इसे हमारे वेन में यूज़ करके और मेडिसिन सब या फिर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और अलग अलग कलर के जो है वो कैनुला पाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस निमोनिक से आप याद कर लेना। वैसे मैं सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे से टेक्निक के साथ बता दूंगी, और किसका क्या यूज़ किया जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी हो तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। और वैसे ये जो अलग अलग कैनुला होती है इसके पार्ट्स भी आपको पढ़ना है, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप एक कैनुला का पार्ट्स याद रख लेना अगर याद होती है तो। वैसे जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तब वहाँ पर आप देख लेना। कैनुला का मेथड भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। Thanks for watching.